अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सबको आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? सबको आवाज़ आ रही है क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। अच्छा जी, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, सिलसिला कुछ यूँ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग मेन कैंपस के जो स्टूडेंट हैं वो मुझे जानते होंगे, और जो नॉर्थ कैंपस के हैं वो भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। इस इस ओरिएंटेशन का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एफवाईबी की पॉलिसीज और जो भी रूल्स हैं, मतलब आप पूरे साल में जिन जिन पॉलिसीज से, जिन जिन रूल्स से गुजरेंगे, वो तमाम चीज़ें आपको डिलीवर कर दी जाए। और जो लोग मौजूद नहीं हैं उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। इन दी एंड हम आपसे क्वेश्चंस जो आपके कंसर्न होंगे जो आपके कंसर्न होंगे उनको हम आपसे आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसके आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है बेटा। देखिए, सिलसिला कुछ यूँ है कि एफआईपी आपका है इंशाल्लाह फॉल में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एफआईपी की है वो ये है कि एलिजिबल कौन लोग हैं। सबसे पहले जो है, मैं आपको देखें, जब भी मैं आपको कोई डेट्स वगैरह बता रहा हूँ ना इस दफ़ा, तो वो टेंटेटिव इसलिए हैं। पिछले साल से भी हम इसको टेंटेटिव इसलिए कहते हैं स्टूडेंट को बार बार कि कोरोना की वजह से ये डेट्स चेंज माइट भी पॉसिबल। वैसे तो नहीं करते हम, लेकिन अभी जैसे आपके सामने मामलात हैं तो वो शायद चेंज हो सकती हैं कोरोना की वजह से। लेकिन फ़िलहाल ये फाइनल है 23, 24, 25 एंड 26 अगस्त। और ये जो डेट्स हैं इसमें मोस्ट प्रोबेबली, अब आवाज़ आ रही है? अब क्लियर आ रही है आवाज़? ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली शुरू के 3 दिन में आपके एफआईपी ख़त्म हो जाएंगे। इसका सिलसिला कुछ यूँ होता है कि हम आपको एक गूगल फॉर्म अभी दे देंगे, और उस गूगल फॉर्म पे आप लोगों ने एक डेडलाइन होगी, मोस्ट प्रोबेबली वो 13 या 14 अगस्त होगी। लेकिन जो मैं चीज़ें आप लोगों को आज बताऊंगा वो कोशिश कीजिएगा पूरे साल याद रखें, और, और उन पे कभी भी डेडलॉक ना आए। ये जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब होता ये बेटा, ये मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसलिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपका पार्टनर और आप इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो प्रॉब्लम सुन लें। कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अभी मैं हूँ और मेरे साथ फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, दानियाल मिर्ज़ा लिखा हुआ है नाम। हम दोनों एलिजिबल हैं, हम लोगों ने ग्रुप बना लिया और हमने देखा कि भाई समर के एंड में मेरे 77 क्लियर हो रहे हैं, और साथ साथ मेरा एआई और ओआर्ट का कोर्स भी क्लियर है। अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं फेल हो जाता हूँ, तो अब मैं एलिजिबल नहीं। इसके पीछे कोई दूसरी बात ही नहीं है, इफ एल्स वगैरह कुछ है ही नहीं। अगर मैं एआई में फेल हो जाता हूँ या मैंने एआई नहीं पढ़ा हुआ, दोनों केसेस में मैं एलिजिबल नहीं। अब आप ये कहें कि फॉल में पढ़ लूंगा, पहली दफ़ा पढ़ लूंगा फॉल में, या दूसरी दफ़ा फेल होके पढ़ लूंगा फॉल में, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर आप एआई में फेल हैं या आपने नहीं पढ़ा हुआ समर के एंड तक, तो आप एलिजिबल नहीं है। सेम गोज फॉर वार्ड एंड 77 क्रेडिट आवर्स। अगर आपके एआई क्लियर होने के बाद भी 77 क्रेडिट आवर नहीं है,
तो भी आप एलिजिबल नहीं है। 77 बिल्कुल थ्रेशोल्ड है। हमने 78 79 था, लेकिन मैंने 77 इसको रखा हुआ यहाँ पर। तो फर्ज कर लीजिए कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, बेटा लिखा हुआ है इसमें, इवन एफ AI लैब इज ग्रेडेड एज एफ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर F5। तो जो बातें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं। आखिर में आपके जो कंसर्न हो ना वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्ज कर लीजिए कि 11 तारीख को आप सबके रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं। मैं तो AI का रिजल्ट एक आध दिन में अनाउंस कर दूंगा, लेकिन बाकी जिन टीचर ने AI पढ़ाया है और अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग रिजल्ट का वेट करें। और अगर रिजल्ट आप डेफिनेटली आप सब इंशाल्लाह पास होंगे। अगर कोई फेल हो जाता है तो उसका पार्टनर इमीजिएटली दूसरा पार्टनर ढूंढेगा। अगर उसको नहीं मिलता तो वो मुझे बताएगा, मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा और फिर वो लोग आपस में ग्रुप बना लेंगे जो इंडिविजुअल होंगे। आई बिलीव कि ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर पॉलिसीज बताने के लिए हूँ, पॉलिसी बनाना मेरा अकेले का काम नहीं है। तो आप मुझसे ना रिक्वेस्ट करिएगा कि सर ऐसा कर दें वैसा कर दें। मैंने पॉलिसी बता दी आपको, आप ये समझ लें कि मैं ऑपरेशंस को चला रहा हूँ FYP के। तो इसमें कोई भी चेंजेस होती है या कोई नई चीज ऐड होती है तो वो सिर्फ मैं नहीं करता, ठीक है। तो कोई एक रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर सिंगल ग्रुप करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सर 3 लोगों का ग्रुप होना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सर ये होना चाहता है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पॉलिसी है वो पॉलिसी है, और मैं वो पॉलिसी आपको सिर्फ बताने के लिए हूँ। बेटा आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपको मना कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से वो फिर चीज़ ना एक एक्स्ट्रा हो जाएगी आपके एंड से। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जो लोग FYP1 में एलिजिबल हैं उनका क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, 77 क्रेडिट आवर्स प्लस FYP1 से पहले AI और WAT क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी लैब रुकी हुई है AI की तो भी आप फेल हैं, आप एलिजिबल नहीं। सही है। आपके साथ जो मसले होते हैं फिर आप क्या करते हैं, आप आगे ईमेल्स पे बात करते हैं, वो आपके मसले हैं, ठीक है। मैं किसी सूरत आपको अलाउ नहीं कर सकता। अच्छा, SCI जो है वो FYP2 का प्री रैक है। तो FYP2 से पहले SCI होना चाहिए। तो फॉल में पढ़ लें अगर नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो क्लियर हैं। अगर नहीं लिया हुआ अभी लेना है तो ईमेल करें। जो भी इस तरह से आप लोग बात करते हैं अपने प्रोग्राम मैनेजर साहब से, HOD से, और फराज साहब और नॉर्थ में शाह बशारत साहब से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी रिक्वेस्ट को आगे कन्वे तो कर दूंगा, लेकिन आप अगर अल्लाह ना करे कोई फेल होता है तो वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी एलिजिबल नहीं है। ये बात मैंने अभी 1 घंटे पहले भी दोबारा से कंफर्म की है। आप लोगों को नहीं पता। नहीं बेटा, SCI इज द प्री रैक ऑफ FYP, उससे पहले होना चाहिए। अच्छा, जो आपके क्वेश्चन आंसर है ना बेटा, वो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, लिख लें अपने पास, ताकि मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म कर दूं। फिर इधर उधर की जो बातें होंगी वो हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आप सबके सामने पूछें ताकि सब लोग उस क्वेश्चन को पढ़ लें। मैं आपसे इंडिविजुअल बात नहीं कर सकता फिलहाल, ठीक है। तो जो आप पूछ रहे हैं वो पब्लिकली पूछें, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गई बात, आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका जो गूगल फॉर्म का लिंक है इंशाल्लाह मैं इसके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। तो आपने अभी आपके पास तकरीबन 2 हफ्ते हैं, तो 15 अगस्त की रात तक आपने इस गूगल फॉर्म को फिल करना है। आप इस गूगल फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, आपकी आईडी, आपके पार्टनर की आईडी, ठीक है। 3 प्रपोजल का फॉर्मेट आपको दे दिया है। और भी जो चीजें हैं प्रपोजल से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 प्रपोजल आपने अलग अलग फाइल्स अपलोड करनी है, अलग अलग जगह पे। और आपने मुझे ये भी बताना है कि आप किस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं। वहाँ 14-15 डोमेन्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, VR AR हो गया, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। इस तरीके से डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो आपने बताना है कि FYP1 प्रपोजल की डोमेन क्या है, FYP प्रपोजल 2 की डोमेन क्या है, FYP प्रपोजल 3 की डोमेन क्या है। जी जी, मैं आपको सब बता दूंगा जुबैर, रुक जाएंगे। डेफिनेटली ग्रुप वाइज सबमिशन होगी तो कोई एक बंदा करेगा। डेफिनेटली ग्रुप वाइज सबमिशन होगी तो कोई एक बंदा करेगा। ये डोमेन हम आपसे क्यों ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेन इसलिए ले रहे हैं बेटा आपसे क्योंकि जब आप प्रपोजल डिफेंस में जाएंगे तो आपकी ज्यूरी फिर उसी तरह से असाइन होती है। अब फर्ज कर लें मेरे पास कोई बंदा आ गया, मैं अगर ज्यूरी में हूँ और मेरे पास कोई नेटवर्किंग का बंदा आ गया तो मैं उसको नहीं देख सकता। तो इसलिए हम आपसे पहले से डोमेन पूछ लेते हैं कि फर्ज करें एक स्टूडेंट है जो इंटरनेट ऑफ थिंग में काम करना चाह रहा है, तो उसकी ज्यूरी में कम से कम 1-2 लोग लाजमी IoT के होंगे। इसीलिए हमने आपसे डोमेन पहले मांग ली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फॉर्म का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ग्रुप वाइज सबमिशन होगी, जहां पूरे सेमेस्टर में, पूरे साल में FYP
जो ग्रुप है हमारा वो ऑफिशियल तौर पे काम करेगा, ठीक है। मतलब आपको कोई भी मैं अनाउंसमेंट दूंगा तो वो उस ग्रुप के जरिए दूंगा। आप मुझसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं वो बात की बात है, लेकिन मैं जो भी अनाउंसमेंट करूंगा वो ग्रुप के जरिए करूंगा, और अनाउंसमेंट में ऊपर लिखा हुआ होगा मेन कैंपस या नॉर्थ कैंपस, ठीक है। और जो जनरल अनाउंसमेंट होगी वो सबके लिए होगी, ठीक है। ये गूगल फॉर्म का लिंक है, मैं आप लोगों से इंशाल्लाह अभी शेयर कर दूंगा, और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब देखें FYP का एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमें एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि देखें, दो लोगों का ग्रुप क्यों बनाया जा रहा है। दो लोगों का सिर्फ ग्रुप इसलिए बनाया जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि आप काम करें, और आप करते हैं काम, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप काम करें। और जब हम ये चाहते हैं आप काम करें और आप काम करने वाले हैं तो काम हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों बंदों ने मिलकर काम करना है, दोनों बंदों ने मिलकर काम करना है। आखिर में जब आप आएंगे और आप ये कहेंगे कि सर इसने ये वाला काम किया था, इसने ये वाला काम किया था, तो वाइवा के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रोजेक्ट है, आप रिस्पॉन्सिबल है उसके, आप खुद काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन वाइवा के टाइम पे आपको सब कुछ आना चाहिए। तो कुछ एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात कि आपकी ना डोमेन नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब आप एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, बेटा मैं आपको ना अजहर आपकी इस बात का जवाब आखिर में दूंगा। जो आपके इस तरह के कंसर्न्स है ना वो हमेशा से हैं, और मैं हमेशा से उनके जवाब देता रहा हूँ। तो फिलहाल मुझे ये बात खत्म करने दें। डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। अब देखें, अब लोग ये बोलते हैं कि सर हमने तो ये इस डोमेन में पढ़ा ही नहीं है, इस डोमेन में पढ़ा नहीं है। तो बेटा FYP 1 साल का है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा है। आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी में उस टेक्नोलॉजी पे काम ना करवाया गया हो, लेकिन आप इंटर्नशिप करते हैं, आप खुद से भी सीखते हैं चीज़ों को। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेके बैठ गए और आप बाद में फंस गए। सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा जो जो आपके कंसर्न हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है आपकी, आप प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं। मैं मशीन लर्निंग की एग्जांपल देता हूँ। आप कोई कोई सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जो प्रेडिक्शन करेगा, किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करेगा। आपको पहले पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप करेंगे क्या, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा। अब आप कंफ्यूज है ना अगर प्रपोजल के टाइम पे, तो वहीं आपकी ज्यूरी कह देगी बेटा आपको तो खुद ही नहीं पता, सर ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और इन दी एंड जूरी मना कर देगी, क्योंकि होने लगेगा कि आपको तो इसकी इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। अब आप जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करें कि भाई वो थोड़ा बहुत इज द नीड ऑफ फॉर द प्रोडक्ट कंपेलिंग। मतलब क्या है कि इसका कि भाई आपका आइडिया कितना फिजिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मतलब एक जर्नल बात कर रहा हूँ मैं चारों पॉइंट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बहुत ही मुश्किल चीज़ उड़ा के ले आए जो आप बना ना सकें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपसे फर्ज करें एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो आपसे कहती है कि ये प्रोडक्ट बना दो, मैं आपसे इतने पैसों में खरीद लूँगा। अब जब उसको आप ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें तो वो प्रोडक्ट 2 हफ्ते में बन सकती है। तो ऐसा आइडिया FYP में अप्रूव नहीं होगा, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना बिक रहा हो। आई बिलीव कि मैं अपना पॉइंट समझा सका हूँ आपको। किसी इंडस्ट्री ने, किसी सॉफ्टवेयर हाउस से आपको बोला कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बना के दे दो, वो प्रोडक्ट ना वो 1 करोड़ रुपए में आपसे खरीद रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्ट है कितने दिन की, मुश्किल से 10 दिन की, 15 दिन की। अगर आप बनाने बैठे तो आप बोले सर वो इंडस्ट्री तो हमसे खरीद रही थी सॉफ्टवेयर हाउस, आप क्यों। मैं बता रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर हाउस तो हमसे खरीद रहा था और आपने FYP में रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा देखें FYP अलग है, FYP अलग है। देखें बेटा बड़ी मुश्किल बात नहीं कर रहा, बड़ी आसान बात कर रहा हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्ज कर लीजिए कि मुझे एक कंपनी कहती है सॉफ्टवेयर हाउस कि यार आप उबर की नकल बना दें, उबर का क्लोन बना दें। उबर जो कंपनी है कितनी मशहूर है, कितनी महंगी है, कितना महंगा पूरा इदारा बन गया है। वो कहती है कि उबर का क्लोन बना दें। नहीं, एक वो 300 जो आवर्स थे ना, वो तो जस्ट एक स्पेसिफिक नंबर था। इट्स नॉट अबाउट 300 आवर्स, इट्स अबाउट कि आपने पूरे साल काम करना है। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पूरे साल का। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप कहीं से लेटर लेके आ जाएं और कहें कि सर ये देखें ये सॉफ्टवेयर है जो कि हमें बनाना है। ज्यूरी देखेगी, ज्यूरी को लगेगा हाँ यार ये 7-8 महीने का काम है, तो ज्यूरी फीचर्स वगैरह देख के एडिशन सब्ट्रैक्शन करके उसको अप्रूव कर देगी। लेकिन सिर्फ इस बिहाफ पे प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो सकता कि कहीं से आप लेटर ले आए और वो काम जो है मुश्किल से आपका 1 हफ्ते का हो, 2 हफ्ते का हो, 3 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो, तो वो इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैं आपको कहीं भी
कहीं भी डराऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ वार्न कर रहा हूं उन चीजों से लिए जिस चीजों से आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। आई बिलीव कि मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउस के मतलब सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बच्चों को काम देती है और हम नहीं अप्रूव करते। हम अप्रूव तो करते हैं, बिल्कुल हम अप्रूव तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम अप्रूव करते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सॉफ्टवेयर हाउस का जो प्रोजेक्ट हो उसके अंदर ज्यूरी आपके कुछ फीचर्स ऐड कर दे। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ग्रुप में मैं ज्यूरी में था, एक ग्रुप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गया था कि मुझे लग रहा था ये लोग नहीं बना सकते साल में, तो फिर हमने उसको कम कर दिया था। आप समझ रहे हैं हमारी बात, कि ऐसा नहीं है कि जो आप आइडिया लेके आएंगे एज इट इज अप्रूव हो जाएगा, उसमें कोई ना कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो वो फीचर्स एडिशन कहलाती है और जूरी उसमें फीचर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देती है। अब जूरी जब फीचर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करती है, आपसे पूछती है कि बेटा ये चीजें होंगी, एग्री हो? अगर एग्री हो तो बता दो, अगर एग्री नहीं हो तो आप दूसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। आप समझ रहे हैं, कहीं भी आपको जबरदस्ती कुछ नहीं दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप उस वक्त हाँ कर देते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। मार्क्स वार्क्स का सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी सोशल इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, कुछ देखिए, आप अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो कुछ ना कुछ इनोवेशन टाइप की होनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अंदर नया नया कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया हो, कुछ ना कुछ कोशिश करें कि नया ऐड हो जाए, कुछ ना कुछ और एआई का पार्ट आ जाए, मशीन लर्निंग का पार्ट आ जाए, ताकि स्टूडेंट जो है ना, आप आपका प्रोजेक्ट अभी ये जो 10 दिन आप काम करेंगे, 15 दिन, ये आपका आने वाला एक साल डिसाइड करेगा, और आने वाला एक साल आपकी फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपने कितना कुछ सीखा और कितना कुछ इंप्लीमेंट किया है। और उसके ब्याफ पे मैं आपको अभी बताऊंगा सक्सेस भी इस चीज की, कि एफआईपी की जो तरीका है हमारा, उससे कितनी सक्सेस होती है लोगों को। सोशल इम्पैक्ट कितना है। अब फर्ज करें आप, कोविड चल रहा है, अब लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है वो कोविड के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उसका डेटा कलेक्ट होना चाहिए, फिर उस पर कौन सा एल्गोरिथम लगाएंगे, किस तरह से प्रेडिक्शन करेगा, फिर इन दी एंड वर्किंग प्रोटोटाइप क्या होगी। बेटा ये टोटली ना, मेरे तरफ आवाज देख, ये टोटली उस वक्त डिपेंड करेगा ज्यूरी पे। ज्यूरी कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग या एआई की जरूरत, आप ऐसा बहुत, हाँ एआर वीआर के प्रोजेक्ट में हो सकता है, लेकिन कहीं अब अगर आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में पता हो, तो पता तो होगा, जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कुछ ना कुछ जरूरत तो आ सकती है। फर्स्ट करें, मैं गेम की बात कर लेता हूँ। अब गेम आप बना रहे हैं एआर वीआर पे, अब वो जो सामने से वर्चुअल रियलिटी पे आप गेम बना रहे हैं, सामने से बंदा आ जाता है, वो बंदा किस लॉजिक के तहत आ रहा है, इस पे मशीन लर्निंग लग सकती है, पास्ट एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन तो लग सकता है मशीन लर्निंग का। वो अलग बात है कि आप जब प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो उस वक्त ज्यूरी को क्या फील होता है, वो अलग बात है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कुछ होगा। आप सिंपल सा कुछ सिस्टम बना रहे हो, उसमें रिकमेंडेशन आ जाएगी, वो मशीन लर्निंग से हो सकती है, वो इफ एल्स से थोड़ी होगी। तो अगर आपको एआई और मशीन लर्निंग के बारे में पता हो, तो आपको ये पता होगा कि उसको कहीं पर भी मैं ला सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, और मशीन लर्निंग का कोर्स ऑफर भी हुआ होगा मेरे ख्याल से फॉल में, तो आप पढ़ ले वो। अच्छा जी, देखिए अब ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। अरे यार अच्छा, ऑफर तो है, इस मेन कैंपस में ऑफर हुआ है। क्लोनिंग ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशन बाद में बात करते हैं बेटा, इसमें बात करते हैं इसमें बात करते हैं, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेशंस आर अलाउड विद सम इनोवेटिव फीचर्स। अब देखें वही वाली बात जो मैं भी थोड़ी देर पहले कर रहा था। आप मुझे कहें कि आप मेरे पास एक एप्लीकेशन लेके आए, सर मैं उबर बनाना चाह रहा हूँ, मैं मना कर दूं, मैं बोलूंगा यार ये तो बिल्कुल, ये तो कोई काम ही नहीं है, तो आप बोलेंगे सर उबर इतनी मशहूर इदारा है, इतना मशहूर सॉफ्टवेयर है, इतना मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, तो कुछ ना कुछ इनोवेटिव फीचर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ नया। आप नहीं बताएंगे, आपकी ज्यूरी आपको बता देगी रन टाइम पे, वो कहेगी ये फीचर ऐड कर लो, उसी वक्त पता चलेगा। हमने भी बहुत किए, और आपने भी, मतलब हमने भी बहुत ऐड करवाए फीचर्स, लेकिन बच्चे जो मतलब स्टूडेंट की जो रजामंदी होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कह दें और आप बना लेंगे, आपसे एग्री करवाएंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे नहीं सर, तो फिर हम कहेंगे ठीक है काम करें, कुछ और बता दें आप। तो कहीं भी जबरदस्ती कुछ नहीं है, इफ लगा हुआ है। अगर आप एग्री होते हैं, मेरे पास आप कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे, मैं कहूंगा भाई ये फीचर 4 ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, तो बताओ। अगर आप कहोगे ओके तो सही है, अदरवाइज दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज भी थे जो बिल्कुल ही जीरो थे, हमने उसी आइडिया को, हमें चूंकि आइडिया अच्छा लगा, उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड करवा दिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना। अब बता दो, कुछ आइडियाज ऐसे थे कि जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत फीचर्स बहुत सारे थे, लेकिन आइडिया कैचिंग नहीं था, तो मना कर दिया।
हार्डवेयर ओनली प्रोजेक्ट्स आर नॉट अलाउड। हाँ, वो आपसे भी पूछ सकते हैं, वो आपसे भी पूछ सकती है, जूरी आपकी आपसे पूछ सकती है कि भाई कोई और फीचर बताओ इसमें ऐड करो, और जूरी उस वक्त खुद भी सोच रही होगी तो जूरी उसमें ऐड करवा देगी। बेटा पब्लिक में मैसेज करें, पब्लिक में मैसेज करें, पब्लिक में मैसेज करें। सुमेर, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैंने कहा ना पब्लिक में मैसेज करें। हार्डवेयर ओनली प्रोजेक्ट्स आर नॉट अलाउड, सिंपल सी बात है, सिर्फ हार्डवेयर होगा तो अलाउ नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं है, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर हार्डवेयर अलाउ है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर का पार्ट भी होना चाहिए। सिंपल MIS कैन बी component of an FIB, but only MIS as FIB is not allowed। अब आप बोलें कि सर मैं सिंपल MIS बनाना चाह रहा हूँ, कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, नॉट अलाउड। अब वो आप बोलें सर क्यों, वो अच्छी चीज नहीं होती, हमने ये नहीं कहा कि वो बुरी चीज है, हमने ये कहा वो अलाउ नहीं है। बोले सर कैटरिंग मैनेजमेंट, उसके अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स लाए। अब यहाँ पर जो फीचर्स ऐड हो रहे होंगे वो टेक्निकली ना बेटा मशीन लर्निंग के हो रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो रहे होंगे, आप रिकमेंडेशन सिस्टम बना देंगे, आप रेटिंग रिव्यू सिस्टम बना देंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज ऐड करेंगे कि यूजर के पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उसको रिकमेंडेशन हो रही होगी, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर नहीं बनाया, बनाया होगा लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई नए फीचर। अब फर्ज करेंगे एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर था जिसके अंदर आप ड्रेस पसंद कर रहे थे, तो वो 3D मॉडलिंग के जरिए शो हो रहा था। अब ये सिंपल MIS नहीं है, इसके अंदर 3D मॉडलिंग हो गई। मैं बेटा सारी फहाद, मैं आपका कोई सवाल हो ना बेटा थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको जब ये प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा इंशाल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जो नहीं मिलेंगे वो फिर आप पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लें। अब ना एक बच्चा आता है FIB1 के बाद, मैं आपको ना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें कुछ गलत है। एक बच्चा आता है FIB1 के बाद, और FIB1 में जो उसने हमसे बात की, सॉरी FIB प्रपोजल में आता है और कहता है सर मैं ये बनाऊंगा, हम कहते हैं यार ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। बच्चा कहता है सर देखें इसमें जो टूल है वो भी तो सीखूंगा मैं, उसमें 3 महीने लग जाएंगे। तो बेटा ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि आप टूल नॉलेज को अपनी FIB ड्यूरेशन के अंदर काउंट कर रहे हैं। टूल नॉलेज विल बी काउंटेड एज 0, ठीक है। अब हो सकता है आपको प्रपोजल डिफेंस के टाइम पे ना आती हो, लेकिन आप ये अपने आप को सेव नहीं कर सकते कि सर टूल नॉलेज तो नहीं है मेरे पास, तो मैं तो पहले इसको सीखूंगा, 3 महीने तो इसी में लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो आखिरी पॉइंट है ना इसको समझ लें, जो अभी स्टूडेंट पूछ रहे थे, रिसर्च प्रोजेक्ट्स विद वर्किंग प्रोटोटाइप्स आर मोस्ट वेलकम, विल हेल्प इन फर्दर। अब ये देखें रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है। रिसर्च प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि जो स्टूडेंट समझ लेते हैं ना वो मतलब नहीं है। प्लीज इन दी एंड आप प्रोडक्ट क्या देंगे, तो प्रोडक्ट होगी। अब प्रोडक्ट जो होगी स्टूडेंट ये समझते हैं रिसर्च प्रोडक्ट का मतलब है कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाए, बस ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वर्किंग प्रोटोटाइप होना चाहिए। आप इस तरह से समझे इस बात को कि मैंने एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया और मैं एक नॉन टेक्निकल बंदे को समझा रहा हूं, तो क्या मैं उसको कोड खोल के समझाऊंगा? डेफिनेटली मैं उसको कोड खोल के नहीं समझाऊंगा, मैं कोई उसको इंटरफेस दिखाऊंगा जिसपे मैं इनपुट दूंगा, वो आउटपुट मिलेगा उसको, वो देखेगा, उसको समझ में आएगा। आप उसको कोड थोड़ी दिखाएंगे कि देखो यार ये जो ये इनपुट की लाइन है इसमें आप देखें कैसे मार्क्स हैं। बेटा मेरी बात सुन लें, शायद आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो अभी मैं 6 पेज पे हूँ स्लाइड के, मेरे पास 17 पेज है, तो सारे सवाल के जवाब वहां पर है। मार्किंग वार्किंग अटेंडेंस अटेंडेंस सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आगे की कोई बात ना पूछें, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ रिसर्च बेस्ड जो है बेटा देखें, यूनिवर्सिटी के ही टीचर्स होने चाहिए, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के ही टीचर्स होने चाहिए। पब्लिकेशन जब आप देखें, मैं आपको ना एक ऑनर की बात बताता हूँ, जैसे रजा साहब हैं, रजा साहब यूनिवर्सिटी के किसी टीचर के साथ कर रहे हैं, तो देखें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना बेटा रिसर्च के टाइम पे, जब आपकी पब्लिकेशन होती है तो आप अपने टीचर का जिसने आपकी हेल्प की हुई होती है, हेल्प मतलब जो आपको गाइड कर रहा था, उनका नाम आप ऑनर के तौर पर तो लाजमी लिखते हैं पब्लिकेशन। बाकी आप किसी और का लिखना चाहें लिख दें, अपने बड़े भाई का लिखना चाहें वो स्टडीज में लिख दें। मैं PhD कर रहा हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं कीट में आ चुका हूँ लेकिन मैं PhD कहीं और से कर रहा हूँ फर्ज करें, तो मैं अभी तक अपने टीचर का नाम लिखता हूँ। तो पब्लिकेशन में नाम का मसला नहीं है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं पब्लिकेशन के टाइम पे वो यूनिवर्सिटी का टीचर होना चाहिए, और उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि
वो टीचर एग्री हैं या नहीं है, और अगर वो एग्री हैं तो उनके साथ कोई पीएचडी एसोसिएट होगा। फर्स्ट करें मैं एक स्टूडेंट को एफआईपी करवाना चाहता हूँ रिसर्च बेस्ड, तो मैं करवा तो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक पीएचडी एसोसिएट होगा जो मुझे भी मॉनिटर करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ताकि काम सही हो सके। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जो कि चेंज है। आपको जो काम करवाएगा वो सुपरवाइजर नहीं कहलाएगा, एडवाइजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर। और जो आपकी इवैल्यूएशन करेंगे यूनिवर्सिटी के लोग, वो कहलाएंगे आपकी ज्यूरी मेंबर, ज्यूरी जज करने वाले, ज्यूरी। उसमें तीन चार टीचर होंगे आपके, वो आपकी ज्यूरी कहलाएगी। अभी मैं आगे बढ़ता हूं तो आपको बताता हूं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले ना आप एब्स्ट्रैक्ट आपका होता है आपके एफवाईपी का प्रपोजल में आपने देखा होगा एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती उसके अंदर, बिल्कुल काम की बातें हो रही होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड स्कोप, स्कोप होना चाहिए उसके अंदर, पर्पस होना चाहिए, भाई बना क्यों रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा ये पता होना चाहिए, एंड कंटेंट ऑफ द वर्क, कि भाई हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे। इट शुड स्टेट व्हाट विल बी डन, समथिंग लाइक नीचे लिखा हुआ ना, यू माइट कंपेयर इट टू अ मूवी ट्रेलर, कि भाई आपका जो ट्रेलर आता है किसी भी मूवी का, आपको पूरा पता चल जाता है मूवी में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तकरीबन आपको आइडिया हो जाता है। और जब आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो उसके बाद आप मूवी देखने को डिसाइड करते हैं कि यार ये मूवी तो अच्छी लग रही है ट्रेलर से। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट नहीं होने चाहिए उसके अंदर। इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है आपके प्रोजेक्ट की, उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए। और 300 वर्ड्स 250 वर्ड्स तक होना चाहिए आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट शुड बी इन अ सिंगल पैराग्राफ फॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप एब्स्ट्रैक्ट में हेडिंग डाल के लिख रहे हैं, सिंपल पैराग्राफ है, आप एब्स्ट्रैक्ट देख लें सैंपल, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम सॉफ्टवेयर हाउसेस को, जब आप FYP2 क्लियर कर लेते हैं तो हम सॉफ्टवेयर हाउसेस को आपके एब्स्ट्रैक्ट सेंड करते हैं, प्रोजेक्ट का टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट सेंड करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस एब्स्ट्रैक्ट देख के हमसे कांटेक्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने सीनियर स्टूडेंट से जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या हो रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो उनमें से कुछ सॉफ्टवेयर हाउस वाले, बेटा सब कर दूंगा मैं, कुछ सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो हैं उन्होंने कुछ स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है, हमारे थ्रू किया है। तकरीबन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउस ने वैकेंसीज बताई हैं। तो अगर फर्ज करें हमारे 141 ग्रुप्स भी पास आउट हुए हैं इस दफ़ा ओवरऑल नॉर्थ और मेन के, तो उसमें से तकरीबन 25 से 30 प्रोजेक्ट जो थे वो आई कैचिंग थे, तो उनको कांटेक्ट किया गया है। कुछ को इंटर्नशिप मिली है, कुछ को जॉब्स मिली हैं। वो अलग बात है कि स्टूडेंट मुझे एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेकिन जो है मुझे पता है सब, क्योंकि मैं उसमें पूरा इन्वॉल्व हूँ। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और डेफिनेटली अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं होगा तो उसको बाद में अच्छा किया भी जा सकता है। फवाद इस पे बात करते हैं बेटा। अटेंडेंस पॉलिसी, फवाद इस पे बात करते हैं। देखें, स्टूडेंट समटाइम्स ये चाहते हैं कि उनका आइडिया सॉफ्टवेयर हाउस के साथ शेयर ना किया जाए। तो बेटा हम आपका सॉफ्टवेयर हाउस के साथ आइडिया शेयर नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम आपके एक साल बाद जब, अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? इन्हीं को नहीं आ रही। हम एक, बेटा सबको आ रही है। हम एक साल बाद जब आप FYP में पास हो जाते हैं तो आपका आइडिया शेयर नहीं करते, वो डिस्पैच करते हैं। बुक्स पब्लिश होती हैं यूनिवर्सिटी के नाम से, और वो कराची के टॉप के 70, 80, 100 सॉफ्टवेयर हाउस में जाती हैं। समझ रहे हैं? तो वहां से फिर कांटेक्ट आता है, और ये सिर्फ जॉब पर्पस के लिए है। तो एक साल में तो आपका आइडिया सबको ही पता चल जाता है फवाद साहब। मतलब आप छुप के तो काम नहीं कर रहे ना, आप तो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, टीचर्स आपको इवेल्युएट कर रहे हैं, आप पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है, और आपकी ज्यूरी है, आपका एडवाइजर है, तो फिर तो नहीं छुप सकता। अभी शुरू में तो हम भी नहीं कहते आप किसी को बताएं, ठीक है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, अटेंडेंस पॉलिसी। अब फर्ज कर लीजिए अगेन मैं FYP कर रहा हूँ कीट में, और मेरे साथ हैं फवाद, ये फवाद का नाम लिखा है, फवाद मेरे साथ। मैं और फवाद दोनों ग्रुप मेंबर हैं, हमारा आइडिया अप्रूव हो चुका है, और हम लोग मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं। तो अगर हम लोग मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं तो जो हमारी प्रैक्टिस रही है वो सुन लें, फिर नॉर्थ वाले सुन लीजिएगा। अगर हम मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं तो हमें मंडे शाम 6:15 से 9 सिटी कैंपस, एवरी मंडे नहीं, बाय मंथली, मतलब हर 15 दिन बाद हमारे ग्रुप की
मीटिंग होगी, जिसे आप कह लें मीटिंग कहते हैं मुझसे, ठीक है। 15 दिन बाद हमारे ग्रुप की मीटिंग होगी सिटी कैंपस में 6:15 से 9 FYP एडवाइजर के साथ। अब मैं दोबारा समझाता हूँ। फर्ज कर लें कि मेन कैंपस में 100 ग्रुप है FYP के, 100 ग्रुप। हम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, हायर करते हैं। यही नॉर्थ में होता है, यही चीज नॉर्थ में होती है, ये मेन में होती है। और उनसे कहते हैं हमारे बच्चों को FYP करवाएं। तो वो आपके जब FYP अप्रूव हो जाते हैं तो अपनी मर्जी के वो प्रोजेक्ट उसमें से निकाल लेते हैं। कोई 90% वो अपनी मर्जी के निकालते हैं, एक आध उनको ऐसा मिल जाता है कि जो उनको मतलब उनकी डोमेन का एग्जैक्टली नहीं होता लेकिन होता है। तो हम हर एडवाइजर को 7 या 8 ग्रुप देते हैं। आई बिलीव कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब फर्ज कर लें आज है मंडे 2 अगस्त, फवाद और मेरी आज मीटिंग है अपने एडवाइजर के साथ, और मेरे एडवाइजर का नाम है मिस्टर ABC। अब मिस्टर ABC के पास 7 ग्रुप होंगे, फवाद और मैं, और ऐसे 6 ग्रुप और होंगे। मैं जाऊंगा, अभी चूंकि कोविड चल रहा है तो हम स्टूडेंट को बड़े लिमिटेड टाइम के लिए बुलाते हैं, 20-25 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, अदरवाइज पूरे 3 घंटे के लिए आना होता था। मैं अपने एडवाइजर से मिलूंगा, वो मुझे बताएंगे आपको क्या क्या करना है, माइलस्टोन बताएंगे, और वो बताएंगे नेक्स्ट 15 दिन में आप ये काम करके आए। एडवाइजर का काम कहीं भी कोड करना नहीं है, एडवाइजर का काम आपको सिर्फ गाइड करना है, आपको सिर्फ गाइड करना है। वो आपको बैठ के कोडिंग नहीं करेंगे, वो अलग बात है, वो आपको कोई एक पॉइंट अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें वो समझा दें, आपको आपकी हेल्प करने के लिए मौजूद है, लेकिन कहीं भी वो आपको कोड करके नहीं देंगे। तो हर एडवाइजर का काम यह है कि वो 15 दिन में अपने ग्रुप से मिलेगा। अब आपका सवाल ये आता है कि सर 1 हफ्ते में, तो चूंकि ग्रुप बहुत ज्यादा है और 15 दिन हमारा स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते किसी स्टूडेंट की मीटिंग हो, अगले हफ्ते किसी स्टूडेंट की मीटिंग हो। तो हम अपने ग्रुप्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्ज करें 50 ग्रुप 1 हफ्ते आएंगे, 50 ग्रुप 1 हफ्ते आएंगे। आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 50 ग्रुप 1 हफ्ते आएंगे, 50 ग्रुप 1 हफ्ते आएंगे। इज इट क्लियर? अब आज जो आ गया है, अब वो जाएगा 16 अगस्त को, 15 दिन बाद। यही बेटा नॉर्थ के लिए है, लेकिन नॉर्थ के लिए जो FYP है वो सैटरडे को होता है 6 to 9 नॉर्थ कैंपस में, 6:15 to 9 या 6 to 9 जो भी आपका टाइम है। तो ये आपका है, नॉर्थ के एडवाइजर अलग है, मेन के एडवाइजर अलग है, और ये सारे लोग इंडस्ट्री के होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस के होते हैं। हाँ बिल्कुल, ट्वाइस इन अ मंथ अटेंड करनी होती है। अब समझे आप दानियल और बाकी सब लोग, अब जब आप ट्वाइस इन अ मंथ अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब यार आपको महीने में 2 दिन तो बुलाया जा रहा है, और उसमें भी आप छुट्टी करें तो ये इंतहाई नामुनासिब बात होगी। सुमेर 1 मिनट, आप जो बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप FYP कर चुके हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप इस फेज से गुजर चुके हैं, क्योंकि आप वो बात कर रहे हैं जो मैंने नहीं सुनी। 1 मिनट हमजा, 1 मिनट हमजा, हमजा 1 मिनट, 1 मिनट, मैं सबकी बातों का जवाब दूंगा। जिसकी सेट को क्लास होती है 6 से 9 क्लास नहीं होगी, सही है यार। दोस्त ना बहुत कुछ बताते हैं, दोस्त तो मेरे बारे में भी बहुत कुछ बताते होंगे, ठीक है, दोस्त आपके बारे में भी बहुत कुछ बताते होंगे लोगों को। जब आप किसी चीज से गुजरे ना तो आप उस चीज को देखा करें, सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आई भी होगी ना, तो बेटा हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम बैठे हुए हैं ना चीजों को मैनेज करने के लिए, मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा हमजा कह रहे हैं कि क्लास हो, तो देखिए बेटा सैटरडे 6 से 9 तो क्लास मेरे ख्याल से नहीं होती होगी, और अगर होती होगी तो फिर वो आप हटवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि एक वक्त में क्लैश आ जाता है। मेन कैंपस में, सिटी कैंपस में जो होती है वो 6 से 9 मंडे को क्लास नहीं होती, सिर्फ FYP चल रहा होता है। अच्छा जी, अब देखिए आप महीने में 2 दिन बुला रहे हैं, तो महीने में 2 दिन बुलाने में छुट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे मसले हो सकते हैं, इमरजेंसी किसी के साथ भी हो सकती है, उसमें हम बिल्कुल भी डबल बात नहीं कर रहे कि उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे केसेस के लिए अटेंडेंस में 2 छुट्टियां अलाउ हैं हर स्टूडेंट को सेमेस्टर में। सेमेस्टर में इसका मतलब है अगर मेरी सेमेस्टर में 8 मीटिंग्स हैं तो मैं 2 ऑफ कर सकता हूं, लेकिन वो ऑफ भी मैं इंतहाई मजबूरी की सूरत में कर सकता हूं। इसको प्रैक्टिस नहीं बनाइएगा क्लास की तरह कि 6 छुट्टियां होती हैं तो मैं कर रहा हूं, प्लीज। अब छुट्टी कर रहे हैं आप, एक साथ दोनों मेंबर छुट्टी नहीं कर सकते। मतलब मैं और फवाद जब आ रहे हैं, फवाद के साथ कोई मसला हो गया, फवाद ने मुझे इन्फॉर्म किया और अपने एडवाइजर को इन्फॉर्म किया, एडवाइजर वो जो आपको FYP करवा रहे हैं, एडवाइजर को इन्फॉर्म किया और अपने पार्टनर को इन्फॉर्म किया, और साथ साथ मुझे भी इन्फॉर्म किया। ये सब कुछ एक ईमेल के जरिए हुआ या व्हाट्सएप के जरिए हुआ। लेकिन अगर फवाद छुट्टी कर रहे हैं तो
चूंकि मैं उनका पार्टनर हूं तो उस दिन मैं छुट्टी नहीं कर सकता, किसी एक ने लाजमी मीटिंग अटेंड करनी है। ईच ऑफ द टू मेंबर्स इन अ ग्रुप कैन एब्सेंट ट्वाइस इन सेमेस्टर, हाउएवर द सेकंड मेंबर मस्ट अटेंड द मीटिंग। ऐसा नहीं है कि एडवाइजर बैठा हुआ है दोनों ही नहीं आए। अगर ऐसा हो गया, नो ग्रुप एब्सेंस इज अलाउड। इफ एनी ग्रुप इज फाउंड एब्सेंट इट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम एफआईपी। आप डायरेक्ट एफआईपी से निकल जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया आपके? दोनों मेंबर एक साथ छुट्टी नहीं कर सकते। और हाँ तो बेटा हमजा 6 से 9 एफआईपी है, क्या करें अब है तो है। दोनों मेंबर एक साथ छुट्टी नहीं कर सकते बेटा। अगर एक सेमेस्टर में, ये फॉल सेमेस्टर चल रहा है, मैंने 2 छुट्टियां कर ली हैं और अगर मैं तीसरी छुट्टी करता हूं इंडिविजुअली तब भी मैं निकल जाऊंगा और मेरा पार्टनर एफआईपी अकेले करेगा, तो 3 छुट्टियां भी अलाउ नहीं है और ग्रुप मेंबर भी अलाउ नहीं है। ये हर सेमेस्टर की बात हो रही है। इसका मतलब जब एफआईपी 2 में आप आएंगे तो दोबारा से एब्सेंट आपकी रिवर्ट हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इमरजेंसी सबके साथ हो सकती है, मजबूरी हो सकती है। Absent should be directly reported to the supervisor through email and out to be copied to FIB committee head and FIB coordinator. FIB coordinator of North Campus is Mr. Shahab and FIB coordinator of Main Campus is Mr. Nabil. Committee head तो मैं ही हूँ इत्तेफाक से, ठीक है। तो आई बिलीव कि अटेंडेंस पॉलिसी सबकी समझ में आ गई होगी। अभी जब से कोविड चल रहा है तो मुश्किल से स्टूडेंट आधे आधे घंटे के लिए आ रहे हैं, 20-25 मिनट के लिए आ रहे हैं। अपने टाइम से 15-20 मिनट पहले आते हैं और जब उनकी इवैल्यूएशन हो जाती है तो वो जा सकते हैं। एडवाइजर आपको नेक्स्ट 15 दिन का टारगेट दे देते हैं। सेमेस्टर के स्टार्ट्स में आपको मीटिंग डेट्स बता दी जाएंगी कि इन डेट्स पे आपकी मीटिंग होगी। 15-15 दिन के गैप से आपको डेट्स बता दी जाएंगी। अगर बीच में मिड टर्म आ जाता है तो वो छुट्टी हो जाएगी और उसकी फिर मेकअप लगाई जाएगी। अगर बीच में मिड टर्म आ जाता है, किसी की मीटिंग डेट्स में मिड टर्म है, वीक आ गया, तो उस दिन उसकी क्लास नहीं होगी मीटिंग और उसकी बाद में मेकअप लगाई जाएगी, ठीक है। वीकली नहीं बेटा, 15 दिन में बोला है ना। अभी तो बोला है 15 दिन में, 15 दिन कहा है ना अभी। अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यू कैन यूज एपीआई बट शुड बी मेंशन इन द प्रपोजल। अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अगर किसी वजह से यूनी ऑफ होती है तो डेफिनेटली एफबी ग्रुप भी मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है। मेरा नंबर भी आप सबके पास होगा इंशाल्लाह। अगर किसी वजह से यूनी ऑफ होती है तो एफबी ग्रुप ही सबसे बेहतर है मेरे ख्याल से, और एफबी ग्रुप पे ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी वैसे ना एफआईपी के टाइम पे ऑफ नहीं होती थी, हमने एफआईपी ऑन कैंपस ही करवाया पूरे साल, सिर्फ 2 हफ्ते शायद नहीं हुआ था। तो अगर यूनी ऑफ होती है, कोई हालात खराब हो जाते हैं कुछ इस तरह से, तो वो तो फिर कोई हमारे हाथ में नहीं है। वहीं इन्फॉर्म होगा और उसकी मेकअप भी वहीं बताया जाएंगे आपको, ठीक है। उसकी मेकअप भी आपको वहीं बताई जाएगी। आप एपीआई यूज कर सकते हैं लेकिन प्रपोजल में मेंशन करें। अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसने एफवाईपी के टाइम पे अपनी जूरी से कहा कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, और ये सारा काम मैं खुद कोर्ट से करूंगा, कोई एपीआई यूज नहीं करूंगा। सही है, तो फिर करना पड़ेगा, अदरवाइज मेंशन करें एपीआई। टेस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी डन एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर फाइनल इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन मतलब कि जो भी आपने काम करना था, चाहे वो एफआईपी 1 में जितना चेक करवाना है, चाहे वो एफआईपी 2 में जितना चेक करवाना है, कम से कम 1 महीने पहले कर लें ताकि उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग रिपोर्ट बनाना, उसका वाइवा की तैयारी करना, इसमें ना फंसे आप। अब ये जो बुलेट में लिखा हुआ है, सॉरी बोल्ड में लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब फर्ज कर लें अगेन मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं ज्यूरी के पास गया और मैंने ज्यूरी से अपना एफआईपी अप्रूव करवा लिया। ज्यूरी में 4 लोग बैठे हुए थे। सपोज कर लीजिए ज्यूरी में बैठे हुए हैं डॉक्टर माज बैठे हुए हैं, ज्यूरी में सर सुबैर बैठे हुए हैं, मिस समरीना बैठी हुई हैं और सर नदीम कमर बैठे हुए हैं। 4 लोग ज्यूरी में। समझ रहे हैं आप ये बात? ये 4 लोग ज्यूरी में बैठे हुए हैं। मुझे याद होना चाहिए कि मेरी ज्यूरी में कौन कौन था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पता होता है वैसे सबको, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको याद नहीं होता। फर्ज कर लें कि आपने एफआईपी एडवाइजर के साथ मीटिंग करी और एडवाइजर ने बोला ठीक है भाई काम स्टार्ट करते हैं। 2 हफ्ते बाद आपके एडवाइजर या आप दोनों में से किसी को लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए एफआईपी में। चेंजेस का मतलब है कोई फीचर वीचर चेंज होना चाहिए। एडवाइजर को लगा जो आप फीचर की बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, या आपको लगा कि यार ये फीचर इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना है। एनी चेंजेस आप अपनी मर्जी से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपने फौरन से अपने एडवाइजर को ईमेल करनी है, सॉरी अपनी ज्यूरी को ईमेल करनी है। सबको ईमेल एड्रेस पीएफ किट की वेबसाइट पे मौजूद है।
आपने ज्यूरी को ईमेल करनी है, मुझे सीसी में रखना है और अपने एडवाइजर को सीसी में रखना है। आपने ईमेल कर दी ज्यूरी को, अब ज्यूरी की ईमेल का वेट करें, 1 दिन 2 दिन, ज्यूरी रिप्लाई कर देती है। ज्यूरी में अगर 3-4 मेंबर हैं तो कोई एक ज्यूरी हेड होता है सीनियर, वो रिस्पॉन्ड करता है। ज्यूरी रिप्लाई कर देती है, अगर ज्यूरी ने रिप्लाई नहीं किया तो मैं ज्यूरी को रिमाइंड करवाऊंगा और ज्यूरी उस पर रिप्लाई कर देगी। आपका ईमेल करना इस बात की गारंटी नहीं है कि अप्रूवल हो गई है। आपका ईमेल करना इस बात की गारंटी नहीं है कि अप्रूवल हो गई है। ज्यूरी का रिप्लाई आना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि अप्रूवल हो गई है। ज्यूरी रिप्लाई करेगी अप्रूव तो सही है, ज्यूरी कहेगी नॉट अप्रूव तो नॉट अप्रूव। फिर वो क्या करना है आगे, दोबारा बात करनी है, मुझसे बात करनी है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक ज्यूरी की अप्रूवल नहीं आएगी, चेंजेस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। आप समझें कि मैंने ज्यूरी को ईमेल कर दिया और ज्यूरी ने नॉट अप्रूव का है, आप फाइनल इवैल्यूएशन वाले दिन आएगा कि हमने चेंज करवा दिया था, आपकी जो ज्यूरी होगी वो बोलेगी ईमेल का स्क्रीनशॉट दिखाओ। बेटा वी आर गिविंग यू 15 डेज फॉर दिस, और मैंने तो 15 दिन पहले से ग्रुप बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 15 दिन बहुत होते हैं। मैंने आपसे कहा है ना कि बेटा जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये 15 दिन सिर्फ आप अपने आप को दे दें, अपने आप को दे दें। एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी ना करें, फालतू घर के काम करें, जॉब करें बिल्कुल, लेकिन ये 15 दिन सिर्फ अपने आप को दे दें। तो थोड़ा सा पढ़ लें, ज्यादा मेहनत कर लें, ताकि आने वाला 1 साल सुकून में गुजर जाए। जो लोग इन 15 दिन में काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो आने वाले 1 साल परेशान रहते हैं। जो ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, सब ये इस वजह से परेशान रहते हैं। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि बेटा टाइम टेबल बना के चलेंगे इंशाल्लाह हर चीज का तो बड़ा फायदा हो जाएगा। टाइम टेबल बनाए हर चीज का कि आज मुझे ये करना है, 2 दिन में मुझे तीनों प्रपोजल तैयार कर लेने हैं, आइडियाज निकाल लेने हैं, और उसमें जो जो काम करना है मुझे लिख देना है। थोड़ी बहुत लोगों से कांटेक्ट करें, ये आपका ना, आप ये समझ लें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसको कह के पीछे नहीं हट रहा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये आपका काम है। आप करें इंशाल्लाह, फंसेंगे नहीं। बेटा कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ ज्यूरी से भी हेल्प ले लें, पूछ लें कि सर ये एपीआई लिखिए, वो फिर ना आपके प्रपोजल में वहीं लिख देंगे कंडीशनल, कंडीशनल, या वो ये लिख देंगे इस तरह से प्रपोजल में कि ये हमें एपीआई का 1 महीने के अंदर अंदर बता देंगे ईमेल पे, कुछ ना कुछ उस तरह से होता है। ज्यूरी ना कोई वो नहीं है सामने वाला। देखिए हर बंदा ना यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए बैठा हुआ है, तो कहीं भी आपने उससे डरना नहीं है, वो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त इस तरह के हैं, वो आपसे काम करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो समझ जाएं आपकी रिक्वेस्ट किस तरीके से, कि आप ये कहें कि सर हमने बहुत पढ़ा था, हमें नहीं मिला, या जो भी इस तरह से। हर बंदा ये ना कर ले, अब अल्लाह माफ करे। तो कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि सर हम 1 आध महीने में 15 दिन में बता देते हैं आपको, लेकिन फिर आपने 15 दिन में बताना है ईमेल पे, क्योंकि वो आपके प्रपोजल जो आप सबमिट करवाएंगे, वो जो मेन सिटी कैंपस में होगा और नॉर्थ कैंपस में, वो प्रपोजल के आखिर में आप अपडेट करेंगे वो स्क्रीनशॉट हार्ड कॉपी में लगा के, ताकि कहीं भी आप ना फंसे। और ये क्या लिखा हुआ है, ऑल चेंजेस आर सब्जेक्ट टू ज्यूरी रिटर्न अप्रूवल। जब तक ज्यूरी रिटर्न में अप्रूवल नहीं देगी, आप फर्ज करें मैंने आपका एक आइडिया अप्रूव किया और हम यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, आपने मैं एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल में जा रहा था, आप मुझे मिले, सर हमारे प्रोजेक्ट में ये मसला हो गया है और ना हम ये चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ बेटा मैंने बता दिया, अब हम ये चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैंने उस ग्रुप को कहा हाँ हाँ कर लो कर लो। इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक रिटर्न अप्रूवल ना हो, क्योंकि आप लोग अभी ऑनलाइन मोड में, तो ईमेल सबसे बेहतरीन तरीका है। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी ऑन हो जाती है रेगुलर, तो फिर तो आप ज्यूरी के पास लेके पहुंच जाए अपने चेंजेस और साइन करवा लें, अगर वो कर देते हैं तो कहीं भी फोन पे कहा हुआ, वॉइस नोट पे कहा हुआ, व्हाट्सएप पे कहा हुआ चीज की अप्रूवल नहीं होगी। या तो रिटर्न साइन होने चाहिए ज्यूरी में से किसी एक के, और या तो ईमेल होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? मैं वो चीजें बता रहा हूँ जिसकी वजह से लोग फंसे हैं लास्ट टाइम, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं इतनी मुश्किल चीजें बता रहा हूँ। बेटा आप फॉर्म पे चले जाएं, फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, फॉर्म पे है डोमेन लिस्ट, आप इसके अलावा भी काम कर सकते हैं बेटा। अच्छा जी, अब आ जाएं भाई कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया हम लोगों का, और सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो गई, सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर खत्म हुआ, नवंबर खत्म हुआ, दिसंबर शुरू हो गया। बेटा मीटिंग एंड कर लूं मैं, सुमेर साहब, मीटिंग एंड कर लूं, उसके बाद ही करूंगा ना बेटा। अब ना दिसंबर शुरू हो गया, और सपोज कर लीजिए कि आज वो दिन है कि मेरे फॉल सेमेस्टर की एफवाईपी की आखिरी मीटिंग है, सही है?
आज मेरी फॉल सेमेस्टर की FYP1 की आखिरी मीटिंग है। मेरा एडवाइजर जो है, जिसने मुझे 8 हफ्ते काम करवाया है, 8 हफ्ते का मतलब है 16 हफ्ते जो मुझसे कनेक्ट रहा और जिसने मुझे 8 मीटिंग में काम करवाया है, आपकी ज्यूरी जो है, आपने FYP का फॉर्म देखा है, वाला टेम्पलेट देखा है प्रपोजल का? सबने देखा है ना FYP टेम्पलेट प्रपोजल, जिसमें लिखा हुआ है FYP1 में आप क्या करेंगे, FYP2 में आप क्या करेंगे, ऐसा ही है ना? तो ओवरऑल जो है आपका FYP1 और FYP2 FYP बन गया। अब FYP1 में ना 70% काम होना चाहिए, तो FYP1 वाले पोर्शन में तकरीबन आप 70% लिख देंगे और आपकी ज्यूरी बता देगी अदरवाइज आपको कि भाई आपने FYP1 में क्या क्या करना है। अब अकॉर्डिंग टू योर एडवाइजर वो आपको डिक्लेरेशन साइन करेंगे कि मैं डिक्लेयर करता हूं इस ग्रुप को कि इस ग्रुप ने जो कमिटमेंट की थी उसका 90% 95% काम कर लिया। 70% कंप्लीशन का मतलब है जितना आपने लिखा था वो 70%, उस 70% में से आपने कितना किया, 90% किया, 95 किया, वो आपको परसेंटेज में लिख के देंगे। अभी ग्रुप है जिसने पूरे 8 हफ्ते मेहनत ही नहीं की, ऐसा तो हम होने ही नहीं देते। 2 हफ्ते बाद ही हम बुला लेते हैं ऐसे ग्रुप को, हमें एडवाइजर कह देता है कि भाई ये ग्रुप मेहनत नहीं कर रहा, ये ग्रुप सीरियस नहीं, हम उसको बुला लेते हैं और उसको फिर हम वार्निंग दे देते हैं कि अगर अगले हफ्ते आप ये काम करके नहीं लाए तो आप FYP से करें। तो बड़ा ना सख्त क्राइटेरिया है और होना भी चाहिए। आप ये डिक्लेरेशन साइन हो गई आपकी? हाँ बेटा बता रहा हूँ, ये डिक्लेरेशन साइन हो गई, आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए दिसंबर में, ऐसा ही है फॉल में कौन से एग्जाम जो आपने कोर्सेज लिए हैं, और फिर फॉल में एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपकी पड़ गई छुट्टियां। ठीक है, जो छुट्टियां जो पड़ती हैं आपकी जनवरी की, तो जनवरी में छुट्टियों से एक हफ्ते पहले, छुट्टियां खत्म होने से एक हफ्ते पहले आपकी FYP1 की इवैल्यूएशन होती है। फिर वही जूरी मेंबर्स बैठे हुए होंगे ऑलमोस्ट, देखें लोग स्विच कर जाते हैं अपनी जॉब, हमारी फैकल्टी में से कोई स्विच कर रहा है कोई, तो एक आध जूरी मेंबर चेंज हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जूरी मेंबर्स वही रहते हैं। तो वही जूरी मेंबर्स बैठे हुए होंगे, उनको आप बताएंगे भाई हमने ये काम किया, वो इवैल्यूएट करेंगे 70% ऑफ योर FYP और फिर वो आपको मार्क्स देंगे। मार्क्स का क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा FYP1 में डेटा कलेक्शन वो FYP1 का पार्ट है, सीधी तरह सब बताऊंगा बेटा। जो डेटा कलेक्शन है वो FYP1 का पार्ट है, वो ना जाए टूर पे बेटा, मैं सारी बातों का जवाब दे दूंगा। डेटा कलेक्शन जो है FYP1 का पार्ट है। आपने डेटा जो कलेक्ट करना है, फर्स्ट करिए मैंने कहा मैं कोविड-19 पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए जो मैं डेटा कलेक्ट करूंगा वो सारा FYP1 में है, मुझे कलेक्ट करना है, कहाँ से मिलेगा ये सारा मेरा मसला है क्योंकि मैंने FYP लिया है उस वक्त। FYP शुड बी इक्विप्ड विद रियल डेटा नॉट डमी, रियल डेटा होना चाहिए। एक बंदा कह रहा है कि मैं सर ना बार्बर शॉप बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर डेटा जो होना चाहिए रियल होना चाहिए, डमी नहीं होना चाहिए। आपका साइन करेगा डिक्लेरेशन आपका एडवाइजर, एडवाइजर मतलब सुपरवाइजर, रिपोर्ट भी होनी चाहिए आपकी उस वक्त तक की जितनी आपने काम कर लिया, प्रॉपर बिजनेस लो। ये FYP1 की इवैल्यूएशन है। इसकी इवैल्यूएशन आपकी 100 में से होती है, सही है, 100 में से आपको मिलते हैं। और पासिंग मार्क्स क्या होते हैं आपके, जो स्टैंडर्ड है 60%, अगर आपके 60 से कम आएंगे तो आप फेल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समराइज बात करूंगा आखिर में। FYP2 जो आपने कमिटमेंट की थी अप्रैल में, यही काम होगा अप्रैल में, आपका एडवाइजर दोबारा डिक्लेरेशन साइन करेगा। अब फर्ज कर लें मैं और फवाद अगेन हम लोग अपनी आखिरी मीटिंग में पूरे FYP की, और मेरा एडवाइजर ये कहता है कि उस्मान और फवाद मैं आपके काम से मुतमईन नहीं हूँ, आपने मेहनत नहीं की है। हालांकि ऐसा बहुत कम होना चाहिए क्योंकि एडवाइजर आपसे हर 15 दिन में मिलने हैं, लेकिन आपसे वो कुछ पूछते हैं आप जवाब नहीं दे पाते, उनको लगता है कि आपने खुद नहीं किया, चीटिंग की थी, व्हाटएवर। तो अगर उन्होंने डिक्लेरेशन साइन नहीं की, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एडवाइजर ने डिक्लेरेशन साइन नहीं की तो मैं और मेरा पार्टनर FYP2 की इंटरनल इवैल्यूएशन में नहीं जा सकता। वहीं फेल हो गया हूं मैं, वहीं फेल हो गया हूं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे एडवाइजर ने डिक्लेरेशन साइन नहीं की तो मैं और मेरा पार्टनर FYP2 की इंटरनल इवैल्यूएशन में नहीं जा सकता। भाई क्यों साइन नहीं कर रहा मेरा एडवाइजर, उसको लग सकता है कोई भी चीज, हो सकता है मैं चीटिंग कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने खुद नहीं काम किया हो सकता है मुझे काम ना आता हो, मेरे पार्टनर को आता हो सकता है मेरा काम ही कंप्लीट ना हो जो मैंने कमिटमेंट किया। एडवाइजर बार बार बोलता रहा कर लो और आप कर ही नहीं पा रहे। अब एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम मेन कैंपस में तकरीबन ऐसे 13 से 14 ग्रुप थे और नॉर्थ कैंपस में भी ऐसे 4-5 ग्रुप थे जिनकी डिक्लेरेशन साइन नहीं हुई थी।
नॉर्थ कैंपस में 5-6 क्यों थे? क्योंकि वहां कम स्टूडेंट थे। मेन कैंपस में तकरीबन 13 से 14 ग्रुप थे जिनकी डिक्लेरेशन साइन नहीं हुई थी, तो वो FYP2 की इंटरनल इवैल्यूएशन में नहीं गए। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। कोडिंग नॉलेज, कोडिंग नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा FYP कंप्लीट है, मैं आपको बात कर रहा हूँ FYP2 की इंटरनल इवैल्यूएशन की। अच्छा, जितनी भी इवैल्यूएशन होती है ना आपकी, वो छुट्टियों में ही होती है। आपकी साल में 3 दफा छुट्टियां पड़ती हैं। एक आपकी पड़ती है स्प्रिंग के बाद, एक आपकी पड़ती है समर के बाद, एक आपकी पड़ती है फॉल के बाद। तो आप ये समझ लें कि टेंटेटिव जो है आपके सारी इवैल्यूएशन, चाहे वो प्रपोजल हो, चाहे वो इंटरनल 1 हो, चाहे वो इंटरनल 2 हो, ये सारी इवैल्यूएशन जो है आपकी बेटा, ये सारी इवैल्यूएशन आपकी छुट्टियों में पड़ती हैं। ये सारी इवैल्यूएशन आपकी छुट्टियों में होती है और छुट्टियों के लास्ट वाले वीक में होती है। मतलब फर्ज करें अभी मेरी छुट्टियां पड़ रही हैं, तो ये प्रपोजल डिफेंस तो चले हमने सेकंड लास्ट वीक में रख लिया है, लेकिन जनवरी में जो छुट्टियां खत्म हो रही होंगी वेकेशंस, तो मेरी लास्ट वीक होगा। और ऐसे ही स्प्रिंग के बाद जो मेरी ऑफ होती है ईद के बाद, उसमें भी मैं लास्ट वीक जो होता है उसमें, जैसे इस दफा जो इवैल्यूएशन हुई थी वो हुई थी हमारी 26, 25, 24 मई, इस तरह से 24, 25, 26 मई था। तो ये तरीका होता है। अगर आप FYP1 में पास थे लेकिन FYP2 में फेल हैं, तब भी आप फेल हैं। तो आपकी जितनी भी इवैल्यूएशन हो रही हैं, आपको सब में पास होना है। FYP1 हो गया, FYP2 हो गया, मैं दोनों से पास होके आ गया। बात कर लेते हैं ना, अभी थोड़ी देर में बात कर लेते हैं बेटा। देखिए रिबा सिद्रा, आप लोगों की जो इंडिविजुअल कंसर्न है ना, वो आपके इंडिविजुअल हैं, वो सबका नहीं है। हो सकता है आपके घर में कोई इवेंट हो या आपको कहीं जाना हो, तो वो बाद में बात कर लेते हैं। अभी मैं जनवरी की डेट्स नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन अभी जो कैलेंडर मैंने देखा है उसमें हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, आई गेस जनवरी में स्टार्ट होगी शायद 16-17 को। तो आप ये लगा लेंगे 10 जनवरी होगी, 11 जनवरी होगी, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, अच्छा जी, FYP1 हो गया, FYP2 हो गया। ये होती है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन, जिसको अभी आप लोगों ने सुना होगा, सिटी कैंपस में हुई है, जिसमें इंडस्ट्री से लोग आके आपको इवैल्यूएट करते हैं। अच्छा, जितनी भी आपकी इवैल्यूएशन हो रही है ना बेटा, इन सबके मार्क्स हैं, इन सबके मार्क्स हैं। फॉर्मल ड्रेसिंग में आप आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, आपको इवैल्यूएट करते हैं। कुछ एक्सटर्नल्स को आपके प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं तो आपको आपको इंटर्नशिप जॉब के लिए ऑफर करते हैं, जो कि अभी किया है कुछ लोगों को। मैं मिसालें भी दे सकता हूँ। ठीक है, क्यू टेक्नोलॉजीज से 2 लोगों को इंटर्नशिप के लिए हायर किया है, सिंटेजी से 2 लोगों को जॉब के लिए हायर किया है, और भी मुझे सेल सॉफ्ट में शायद किया है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो 6-7 जगहों के तो मुझे नाम याद है। तो आप ये समझ लें कि ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसमें पास होना भी जरूरी है। एक्सटर्नल ने अगर फेल कर दिया तब भी आप फेल हैं। तो ये आपकी ना ग्रेडिंग स्कीम है, ये मुझसे पूरे साल में कोई नहीं पूछेगा। आप ये समझ लें कि FYP1 और FYP2, FYP1 और FYP2 के ओवरऑल जो मार्क्स लगते हैं वो 100 में से लगते हैं। आपका प्रपोजल डिफेंस है 10 नंबर का। अगर आपने ये सुना हुआ है कि पहला प्रपोजल 10 नंबर, दूसरा 7, तीसरा 4, तो अब वो स्कीम खत्म हो गई है। अब सिंपल है कि आपका प्रपोजल डिफेंस 10 नंबर का है, आपकी ज्यूरी जो है आपको 10 में से कितने नंबर देती है वो ज्यूरी के हाथ में। अब इसमें नंबर कहाँ कटते हैं? ज्यूरी को कितनी एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं, आपके प्रपोजल में कितने चेंजेस करने पड़ रहे हैं, इसमें से नंबर कट सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आए, सिंपल सी बात है, आप आए, ज्यूरी को आपका आइडिया नॉर्मल लगा, तो हो सकता है वो 8 नंबर दे दें, 7 दे दें, 9 दे दें, ठीक है, 10 दे दें। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट फवाद, इट्स नॉट लाइक दैट। डॉक्यूमेंटेशन कोई चीज ही नहीं होती। अगर कोई मेंबर वीक है कोडिंग में तो वो सीखे, क्यों नहीं सीख रहा? वो 3.5 साल 3 साल से वो कैंपस में। नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ सीधा, 1 मिनट, मैं अपनी डिग्री का खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे कोडिंग आनी चाहिए। नहीं आ रहा आपके पार्टनर को काम, आप उसको सिखाएं, जाहिर सी बात है, आपने उसको लिया है अपने साथ, तो आप उसको सिखाएं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल वही है। तो सिर्फ ये कह के नहीं बचा जा सकता आखिर में कि सर मैंने डॉक्यूमेंटेशन की थी। डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज होती है यार? उसके लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट होना जरूरी थोड़ी है। उसके लिए तो आप फॉर्मेटिंग करने वाले बंदे को बैठा दें, मेरा कजन कर लेता है वो 9 क्लास में भी। ठीक है, हर चीज के बाद आपको मार्क्स मिल जाते हैं, 1-1.5 हफ्ते बाद में मार्क्स लगा देता हूँ। FYP हर चीज के, FYP1 के प्रपोजल के मार्क्स भी लग जाएंगे, FYP1 के भी लग जाएंगे, FYP2 के भी। एडवाइजर, एडवाइजर के मार्क्स ना इस तरह से हैं, 10-10, मतलब दिसंबर में 10 और मई के महीने में, अप्रैल के महीने में 10। हाँ लग जाएंगे, नहीं भी लगेंगे तो यार वो 1 महीने बाद लग जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है।
अगर एक पार्टनर पास है दूसरा फेल हो सकता है, ऐसे हुए हैं इस सेमेस्टर में, नॉर्थ में भी हुए हैं, मेन में भी हुए हैं। एक फेल हो सकता है, एक पास हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आप अपने रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें, दो चीजें होती हैं। आप फेल कब होते हैं, अल्लाह ना करे, एक स्टूडेंट फेल कब होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक स्टूडेंट फेल जब होता है जब वो खुद चाहता है, ये मैं हमेशा अपने कोर्स में भी बात करता हूँ, ठीक है। एक स्टूडेंट फेल जब होता है जब वो खुद चाह रहा होता है कि मैं फेल हो जाऊं, अदरवाइज कोई स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता। आपका एफआईबी कंप्लीट है, आपका एफआईबी कंप्लीट है और आप फेल हैं, क्या रीजन हो सकता है? रीजन ये है कि आपने चीटिंग की थी, रीजन ये है कि आपने कोडिंग किसी से करवाई थी, रीजन ये है कि आपका वाइवा अच्छा नहीं हुआ। तो एफआईबी कंप्लीट होना इज नॉट अ गारंटी कि आप पास हो जाएंगे। भाई आप लोग क्वेश्चन अपने पब्लिक करें, सही कह रहे हैं ये लोग कि अपने क्वेश्चन तो पब्लिक करें। भाई देखिए, अगर आपने रैंडम पार्टनर भी ले लिया है ना बेटा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना वाइवा देंगे, वो अपना वाइवा देगा, लेकिन प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। मोहम्मद हसन साहब, देखें, 3 प्रपोजल आप लेके जाएंगे और तीनों हार्ड कॉपी में लेके जाएंगे। जो आप मुझे सबमिट करेंगे वही अपनी हार्ड कॉपी में लेके जाएंगे, और वो आप फिर अपनी ज्यूरी को 1 2 3 करके बता देंगे। अगर आपका थर्ड प्रपोजल एक्सेप्ट होता है जब भी आपके 10 नंबर आ सकते हैं, आपका फर्स्ट प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तब भी आपके 4 नंबर आ सकते हैं। तो मार्क्स जो है वो, नहीं ना बेटा, आप अजीबा, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। पहले तो मुझे ये बताएं कि जितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ना? सही है ना? आप मेरी बात गौर से, अब सुकून से सुने, देखें, सुकून से सुने। पहला सवाल ये आया, एफआईपी की जितनी भी इवैल्यूएशन होती है ना बेटा, हमारी 200% कोशिश होती है कि वो ऑन कैंपस हो। खत्म हो गई बात। दूसरी बात, प्रपोजल डिफेंस आपका डेट्स आपको शुरू में बता दी। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो वो ये रिकॉर्डिंग ले ले और मैं उसको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑन कैंपस होती है हमारी सारी मीटिंग्स, अल्लाह ना करे मसाइल होते हैं तो वो ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ऑन कैंपस। और एडवाइजर के साथ मीटिंग भी ऑन कैंपस होती है। इवन कि हमने जब आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ थी तब भी ऑन कैंपस मीटिंग करवाई है। जनवरी से लेके मई तक हमारी सारी मीटिंग ऑन कैंपस हुई। सही है। अब मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि मैं 3 साल से एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मिनिमम 3 साल से तो पढ़ ही रहा हूँ, 2.5 साल से। तो मैं अब तक एक पार्टनर नहीं ढूंढ सका, तो ये मेरी अपनी नाअहली है। आप रीजन कोई भी रख लें, कोई भी नाअहली हो सकती है, ठीक है। हो सकता है मेरा पार्टनर एलिजिबल ना हो या कोई भी रीजन हो। अब जब मैंने एक पार्टनर चूज कर लिया है तो मेरी अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि मैं उसके साथ मिलकर काम करूं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। सर, दोनों के कंप्यूटर में इसलिए होना चाहिए कि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन इंसान ने बनाई है, और रन टाइम पे मसला हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर को सिखाएं। हाँ, जाहिर सी बात है, सामने वाला सीख रहा है या नहीं सीख रहा आपको उसके एक्शन से पता चल जाएगा। लेकिन आपने पार्टनर चूज किया है तो आप ये समझ लें कि आपके पास होने के भी ना 10-20% चांसेस उसके हाथ में है। क्योंकि देखिए, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा आप पास कैसे होंगे? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगेन, इट्स टू पर्सनल, बट कुछ लोग ऐसे थे, आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं एडवाइजर प्रेजेंटेशन के टाइम पे, वैल्यूएशन के टाइम पे, ये अलग बातें हैं, खैर। लेकिन कोशिश ये करेंगे अंडरस्टैंडिंग रहे। मेरे पास ऐसे केसेस ना है कि सर ये काम नहीं करता, आपस में ही ना लड़े, ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये आपका मार्किंग क्राइटेरिया है। आपके प्रपोजल के नंबर 10 में से लगेंगे। FIP 1 की जब इवैल्यूएशन होगी तो आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। FIP 2 की इवैल्यूएशन होगी तब भी आपको 100 में से मार्क्स दिए जाएंगे। एडवाइजर आपको 100 में से मार्क्स देगा या 10 में से देगा। एक्सटर्नल भी आपको 100 में से मार्क्स देगा। ये सारे मार्क्स इस तरह से स्केल होकर 100 में से लग जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब देखें पर्स क्या क्या है इसके भाई। माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कब होता है? पिछले साल तो शायद हुआ नहीं ऑनलाइन की वजह से। तो यहाँ आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज इवेंट है, यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सपो सेंटर में प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होती हैं। डिफरेंट जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंने आपको बताया है, और इस दफ़ा बड़ी मेहनत भी की है हमने। आप पूछ सकते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउस से बच्चों को ऑफर भी आई है।
फेल है बेटा, वो फेल है, फास्ट साहब वो फेल है, फास्ट साहब वो फेल है। यहाँ भी 100 में से 60 लेने कम से कम, यहाँ भी 100 में से 60 लेने, यहाँ भी 100 में से 60 लेने। अच्छा सुमेर, आप शायद मेरी बात सुन नहीं रहे। देखें, मैं गया, मैंने पहला प्रपोजल बताया अपनी ज्यूरी को, ज्यूरी ने वो एक्सेप्ट कर लिया। बाकी दोनों प्रपोजल आप वहां छोड़ दें, और जो एक्सेप्ट हुआ है वो भी वहां छोड़ दें और साइन करवा लें उस पर। पहला प्रोजेक्ट ही एक्सेप्ट हो सकता है आपका, आपको दूसरा तीसरा बताने की जरूरत नहीं है। ये आप एहतियातन लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके तीनों प्रोजेक्ट अच्छे होने चाहिए। हो सकता है पहला प्रोजेक्ट आपका रिजेक्ट हो जाए, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है आइडिया डुप्लीकेट हो रहा हो सकता है आपने, सुमेर ने, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, सुमेर ने अपने दोस्त को बता दिया कि भाई मैं ये FYP कर रहा हूँ। अब उसके दोस्त को कोई आइडिया समझ में नहीं आया, और सुमेर की वैल्यूएशन 3rd डे थी, उसके दोस्त की वैल्यूएशन 1st डे थी। उसका दोस्त गया और वो आइडिया अप्रूव करवा के आ गया। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन उसने अपना आइडिया अप्रूव करवा दिया। और हो सकता है वही ज्यूरी सुमेर के प्रोजेक्ट पे बोले बेटा हमने तो ये प्रोजेक्ट कल अप्रूव कर दिया था, तो ये आप दूसरा बताइए। समझ रहे हैं आप ये बात? तो आपने अपना आइडिया प्लीज किसी को नहीं बताना अभी, मेरे अलावा, मतलब अपने दोस्त को भी नहीं बताना। पॉइंट समझ में आ गया? कोशिश करें कि इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, कम से कम प्रपोजल एक्सेप्ट होने तक। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये मार्किंग क्राइटेरिया है। अब पूरे साल मुझसे नहीं पूछते रहिएगा सर ये क्या होगा वो क्या होगा, ये आपके 100 में से मार्क्स लगेंगे। ये देखिए इग्नाइट की फंडिंग सोर्सेज हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो, कुछ लोग क्या हैं, जी जी बिल्कुल। अभी इग्नाइट की एक लिस्ट मैंने सेंड की थी, तो तकरीबन जनवरी के अंदर इनका इग्नाइट का ना आता है कि भाई हम प्रोजेक्ट को फंड करवाना चाह रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटी से 7-8 ग्रुप को पैसे देते हैं। मैं बता रहा हूँ बिलाल, अगर तीनों एक्सेप्ट नहीं होते तो आप जाएं, फिर अगले साल आइएगा। अगर तीनों एक्सेप्ट नहीं होते तो आप जाएं, क्योंकि अगर आप 3 एक्सेप्ट नहीं करवा सकते तो आप 30 भी नहीं करवा सकते। मेहनत करें, मेहनत, मैंने आपसे ये कहा ना कि ये एफर्ट्स करें आइडिया के अंदर। हाँ सिद्रा बेटा देखें, इट्स नॉट अबाउट हार्डवेयर, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारे पास रेयर इवेंट डिटेक्शन था मेन कैंपस का, सॉफ्टवेयर बेस्ड था, उसमें कोई हार्डवेयर नहीं था, वो एक्सेप्ट हुआ हुआ है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन इग्नाइट में इस दफा मैंने ये देखा है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड भी अप्रूव हुआ है। आई टेस्टिंग इस तरह से एक प्रोजेक्ट था। हाँ बिल्कुल भाई, सिंपल सी बात है, अगर 3 प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुए तो आप जाएं, फिर अगले साल आइए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ ना यार, 3 अगर आप एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे तो फिर आप 30 भी नहीं करवा सकते। मेहनत करें इसमें, मेहनत, यही यही पर्पस है इसका। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। आपके सारे सवालों के जवाब ना मैंने स्लाइड्स में लिखे हुए, लेकिन आप लोग सबर ही नहीं कर रहे। अली साहब नहीं मिलता चांस, मैं आपसे कह रहा हूँ, और मिलता था तो अब नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी था तो इस सबर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत करनी है। अब अगर आप मेहनत ही नहीं करें तीनों में और फिर आप बोले सर मैं दोबारा आ जाऊंगा, तो सारी चीजें तो दोबारा नहीं हो सकती ना बेटा। ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, ये सब टेंटेटिव है। ठीक है, तो ये देखें 1st वीक ऑफ जनवरी, अब ये 2nd वीक कर लें इसको, क्योंकि इस दफा छुट्टियां ही लेट पड़ रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये FYP इंटरनल इवैल्यूएशन है 3rd और 4th वीक, FYP एक्सटर्नल है ये 3rd और 2nd और 3rd वीक। बेटा मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ, यही तो रिलैक्सेशन है दोस्त। फवाद साहब मिले तो। अच्छा जी, ये मेरी ईमेल एड्रेस है। ठीक है, कोशिश करें, अपना काम करें, कोशिश करें, मेहनत करें, कोशिश करें ये 10-12 दिन लगा लें प्रपोजल में सुकून से, ताकि आगे यही इफेल्स ना आए। पीछे कर देते हैं, मैं याद कर रहे हो क्या? अब आपके जो सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं एक एक करके। ठीक है, ईमेल की जगह फेसबुक पर आपसे कांटेक्ट करें तो कोई एतराज तो नहीं। 1 मिनट समीर, रियल डेटा की सोर्स क्या होगी? स्क्रीनशॉट ले रहा था, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। समीर साहब आप मुझसे कांटेक्ट कहीं भी कर सकते हैं, मुझे एतराज नहीं है। टाइम का मसला होना चाहिए, ये नहीं कि आप रात के 1 बजे मुझे फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, मैं
रिस्पॉन्सिव बंदा हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन ईमेल पे आप करेंगे तो वो बात जो है ऑथेंटिक होती है। ठीक है, रियल डेटा की सोर्स क्या होगी, देखें, ताकि प्रोजेक्ट आप चूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए रियल डेटा कहाँ से लाएंगे। मैं आपसे कह दूं, अब आप मेरे को मैं समझने की कोशिश कीजिए, मैं एक जहाज बनाऊंगा सर, मैं जहाज के लिए ना ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ एयरप्लेन के लिए, यार पॉसिबल ही नहीं है। स्क्रीनशॉट ले रहा था, ठीक है, आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है सर। डेट रिपीट कर दें, सबमिट करना है प्रपोजल, मैं आपको बता रहा हूँ, तला 15 तारीख। लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है बेटा कि आप कितनी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, आपका आइडिया कैसा है। अब आपका आइडिया सिंपल सा है और उसमें लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो फिर शायद एक्सेप्ट ना हो। बिजनेस फ्लो क्या है, बिजनेस फ्लो ये होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक आप सारी चीजें बता दें, फ्लो बता दें अपने प्रोजेक्ट का। सर कोई न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करना चाह रहा है और कोई फीचर जो भी बताया और वो पॉसिबल ना हो, आप मना कर दें, आप बोलें सर मेरा सेकंड प्रोजेक्ट देख लें। ठीक है, प्रपोजल रजिस्ट्रेशन भी इस बेसिस पे होती है बेटा, शुरू से यही तो कहानी सुना रहा था। तो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो डमी डेटा यूज कर सकते हैं, जैसे नहीं, आप स्टार्ट में टेस्टिंग के लिए डमी डेटा यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका रियल डेटा होना चाहिए। क्लाइंट का प्रोजेक्ट अप्रूव करवा सकते हैं, मैंने शुरू में पूरी स्टोरी सुनाई है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर आपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन बात वही है कि आइडिया ऐसा होना चाहिए कि 7-8 महीने का हो। अब फर्ज करिए मेरा रेस्टोरेंट था, मैं बोलूँ मैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ और वो मुझे 1 लाख रुपए भी दे रहे हैं, तो मना कर देंगी ना जूरी, बोलेगी यार ये तो कुछ है ही नहीं। सर डिफेंस से पहले एक एफआईबी क्लास हो जाए ताकि टीचर से गाइडेंस मिल जाए, है ये अजीब सी बात है मुगीस, क्या कैसी गाइडेंस चाहिए, मेरा नंबर ले लेना, मुझसे ले लेना गाइडेंस। सर जनवरी के सेकंड वीक से पहले नहीं हो सकती इवैल्यूएशन, क्योंकि इशू है यूनियन। बेटा मेरे साथ भी बहुत इशूज है, मुझे 350 बच्चों को लेकर चलना है, आप मुझे बता दीजिएगा। अगर कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें डोमेन क्या लिखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा ना मोबाइल ऐप में, किस चीज़ की मोबाइल ऐप है, क्या है क्या नहीं है। रिसर्च रिपीट कर दें, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सर अगर प्रपोजल में म्यूजिक फीचर्स नहीं लिख म्यूजिक फीचर बेसिक फीचर नहीं लिखे और उनके इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करें प्रोजेक्ट में तो इशू तो नहीं है। बेटा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ हसन कि आपकी ज्यूरी उस वक्त डिसाइड करेगी सुकून से, हर चीज यहाँ पर 100% आंसर नहीं किया जा सकता। हाँ गूगल फॉर्म है, एक ही फॉर्म में तीनों प्रपोजल है, हाँ कर सकते हैं, तहा कर सकते हैं। सर प्रोजेक्ट के आइडियाज ही बहुत बहुत कंफ्यूजिंग हो रहे हैं बेटा, यही तो मसला है सारा, अब मैं क्या करूं, यही तो मसला है। आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं और किसी भी जूरी से ले सकते हैं, ईमेल के। कीट में नहीं है बेटा, जीपीयू है। अभी हमने जीपीयू ही लिखा था इग्नाइट की फंडेड सोर्सेज में। बेटा तकी मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये जो आने वाले 10-12 दिन है ना, आपको जो आइडिया नहीं है, जो चीज नहीं पता, वो मालूम करें ना इन आइडिया, इन 15 दिनों में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मुजम्मिल, मैंने तो नहीं कहा रहा था, मैंने कहा है कि इग्नाइट में फिर हमने लिखा था कि हमें जीपीयू खरीदना है, तो 70 से 80 हज़ार रुपए की फंडिंग मिल जाती है वहां से अगर अप्रूव हो जाए तो। बेटा जब आप ये ज्यूरी से अप्रूव करवाएंगे ना रजा, तो फिर आप ज्यूरी से ही पूरा लिखवाएंगे कि भाई किस तरह से आपको चेक करवाना है, किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। नहीं, हमारी और आपकी मर्जी नहीं चल रही उमर यहाँ पर, हार्डवेयर कंपलसरी नहीं है। मैं नंबर शेयर कर देता हूँ सर, अगर कोई वीआर पे काम करना चाह रहा हो तो पीसी तो अच्छा हो, लेकिन बेटा देखें, नहीं नहीं कोई भी चीज यूनिवर्सिटी नहीं देगी अली, आपको खुद परचेज करना पड़ेगा अगर आपका आइडिया है तो। ये बेटा देखें, 1 मिनट रुक जाए, अभी कोई सवाल नहीं लिखेगा। इग्नाइट की फंडिंग हम नहीं देते, इग्नाइट देता है, और वो जनवरी में आती है उसकी, और फिर वो लिस्ट आती है उसकी अभी जुलाई में, और फिर अगले साल पैसे आते हैं। ये पूरी बात बता दूं मैं आपको, और ये अपने दिमाग में नहीं बैठा लें कि आपको ही मिलेगा, हो सकता है कोई भी रीजन हो। हाँ तो बेटा आप अपने शामिर आप ग्रुप में पोस्ट कर दें कि मैंने एक पोस्ट की थी मेन कैंपस की जहाँ पर लोग इंडिविजुअल थे, आप वहाँ लिख दें पार्टनर देखें, वहाँ शाहरून है और शायद हसनैन है, अभी तक ये 2 हैं जो इंडिविजुअल है मेन कैंपस में। बेटा ज्यूरी क्यों खुद सिलेक्ट करोगे अब्दुल्ला, क्यों खुद सिलेक्ट करोगे। एफआईपी की रजिस्ट्रेशन करना है कि आखिरी तारीख कब है, जो आपकी कोर्सेज रजिस्ट्रेशन किया। सर फिर कब तक,
तो नहीं लो बेटा, रजा नहीं लो, नहीं लो। वो लोग बेटा किसी से किराए पे ले लेते हैं, किसी से ऐसे ही मांग लेते हैं दोस्त वोस्त से। उस वक्त ना भी हो इरम, कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल ही आप खाली आ गए उठ के। मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। एडवाइजर खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते, सुना है। सुपर। एडवाइजर आप खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते। एडवाइजर जो है बेटा वो आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगा कि उनको क्या करना है। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी में किसी टीचर के पास करना चाह रहे हैं तो टीचर से आप खुद कांटेक्ट कर लें और आप बिल्कुल कर सकते हैं उनके पास। नहीं बेटा, मेरे पास अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, तो अभी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एडवाइजर और ज्यूरी जब आप मुझे प्रपोजल सबमिट कर देंगे, ज्यूरी का जब पता चलेगा, और एडवाइजर को तो आपको बिल्कुल मीटिंग से एक दिन पहले पता चलेगा, सितंबर में। हाँ बेटा, वो डिपेंड करता है उमेश कि वो प्रोजेक्ट क्या है और ज्यूरी को कितना समझ में आता है। मैं किसी को इन नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं वेटिंग में। कोई और सवाल है किसी का? दानियाल बेटा, मैं उनसे बात कर लूंगा, क्योंकि जो पॉलिसी मुझे पता है उसके हिसाब से एआई की लैब भी क्लियर होनी चाहिए। लेकिन आप खैर वो ईमेल दोबारा करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ बेटा, नौफिल। हाँ, एक्सटेंशन लगना क्या होता है बेटा? सिदरा ई कॉमर्स से रिलेटेड कैंसिल नहीं होते प्रोजेक्ट, उस पर डिपेंड करता है कि क्यों कैंसिल हो रहे हैं। बेटा आप खुद सिलेक्ट पहले से नहीं करते, आप पहले से बात करते ना। आपको अभी तक बात कर लेनी चाहिए थी किसी टीचर के बाद, अगर आप करना चाह रहे थे मोहम्मद। नेटवर्किंग, मुझे याद पड़ रहा है 2 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया था। जी ऐसा ही है, 23 को नहीं, 23, 24, 25 उसमें से कोई एक डेट आपकी होगी। यार मेरी बात सुने नौफिल साहब, आपने लेट मीटिंग ज्वाइन की है ना, थोड़ा सा इंतजार कर लें। प्रपोजल कहाँ सबमिट करना है, इसको एक गूगल फॉर्म है, मैं ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ। और कब तक सबमिट करना है? 15 अगस्त तक। उस फॉर्म को खोल के देखिएगा, 3 प्रपोजल सबमिट होंगे। जब आप लेट आते हैं ना किसी जगह पे, तो आप इंतजार करते हैं। एक्सटेंशन क्या होती है? मैंने हार्डवेयर मना नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने कहा है हार्डवेयर ओनली प्रोजेक्ट इज नॉट अलाउड। सिर्फ हार्डवेयर अलाउ नहीं है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, कोई ना कोई इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ऐसा ही है, तकी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आप ना, वो गूगल फॉर्म कोई एक मेंबर अपलोड करेगा, मैं जब पोस्ट करूंगा ना मैं लिख दूंगा वहां पर। ओनली रिसर्च बेस का मतलब क्या है? हाँ वो डिपेंड करता है ना, देखिए जब आप ज्यूरी से अप्रूव करवाएंगे तो ज्यूरी आपको पूरा गाइड कर देगी। और रिसर्च बेस जो है वो कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर के पास होना चाहिए, एडवाइजर की नहीं करवा सकता रिसर्च बेस। आप लेके आएंगे रिसर्च बेस, मैं किसी अगर आपने कोई ज्यूरी नहीं सोची हुई होगी और अप्रूव हो जाता है तो मैं किसी फैकल्टी मेंबर को असाइन कर दूंगा। बेटा सुमेर, ये रन टाइम पे आपका पूरा प्रोजेक्ट देख के पता चलेगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सेप्टेड है सीएमएस पे विद इनोवेटिव आइडिया। बिल्कुल, ये रन टाइम पे देख के पता चलेगा। और पब्लिक में मैसेज करें सब लोग प्लीज। कोई और सवाल? बेटा सारे चेंजेस जो हैं वो ज्यूरी से पूछ के होंगे मास, इंडिविजुअल अलाउ नहीं है रेबा। एंड तक पार्टनर नहीं मिला, 1 साल इंतजार करें, अगले साल तक पार्टनर ढूंढें और फिर कर लें। अदरवाइज पार्टनर हम जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी लिस्ट लगा देते हैं और फिर आप उनके साथ ग्रुप बना सकते हैं। मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी चीज को हाँ करूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाएगा।
मैं किसी ज्यूरी में नहीं हूँ, तो बेहतर ये है कि फैकल्टी पे डिस्कस करें ईमेल पे। यार बता रहा हूँ एक्सटेंशन का शहर, यार तुम तो दिमाग बना के बैठे हो, तुम्हें एक्सटेंशन में जाना है बेटा। आशुरा के बाद जमा नहीं करवाना था प्रपोजल, प्रपोजल ऑनलाइन जमा करवाना है 15 तारीख तक, ताकि मैं शेड्यूल बना सकूं। आप अकेले करें फिर, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए, अगर प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए और आपका एफआईपी शुरू हो जाए और आपका पार्टनर उस वक्त छोड़ देता है किसी भी रीजन की वजह से, फिर आप अकेले करेंगे। बेटा मोस्ट प्रोबेबली होती तो है, लेकिन आपकी ज्यूरी, अगेन ज्यूरी, मुबशिर साहब ज्यूरी, उस वक्त क्या बात होती है आपकी, लेकिन होना चाहिए। मैं अहमद यही जवाब दे रहा था बेटा कि ज्यूरी 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 से बात करें। एप्लीकेशन कह सकते हैं, वेबसाइट देना जरूरी तो नहीं है, डिपेंड करता है ना कि यार अगर कोई एडमिन पैनल है कुछ इस तरह से है जहाँ पर एंट्री वेंट्री करनी है, तो फिर एप्लीकेशन का एडमिन पैनल के लिए वेब बेस होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, आप पास जब होते हैं एग्जाम में तो क्या आप 100 में से 100 नंबर लेते हैं हमजा? आप 100 में से 100 नंबर नहीं लेते, कभी आपके 70 भी आते हैं, कभी आपके 99 भी आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेन फीचर दिए हैं आपके। अच्छा, आपको पता होगा। बेटा आईओटी बेस अलाउ है, अलाउ है। अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। हाँ यार, मैं एक्सक्यूज मी, बताएं फरमाएं कबीर भाई। तो जो लोग अब लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। मैं आपको एक दफा बिल्कुल कंक्लूड कर देता हूँ। आपका प्रपोजल डिफेंस 23, 24, 25, 26 को है, किसी एक डेट पे आपका प्रपोजल होगा। अरे यार, एक मिनट, कोई सवाल नहीं करेगा, पहले अब्दुल्ला के सवाल का जवाब दे दूं, रुक जा। कबीर एक मिनट, भाई देखें मेरी बात समझे। आप कहीं पर सीवी सेंड करते हैं, सीवी अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको बुलाया जाता है फिजिकल मीटिंग के लिए। तो 15 अगस्त तक आप ऑनलाइन प्रपोजल सबमिट कर देंगे तीनों। वो सिर्फ हमारे लिए है, मेरे लिए। उसके उसको देखते हुए मैं शेड्यूल बनाऊंगा, आपको आपकी फील्ड की ज्यूरी दूंगा। वही 3 प्रपोजल लेके आप 23 तारीख को जाएंगे कैंपस में, और फिर उसमें से कोई एक प्रोजेक्ट 1, 2, 3 लेके जाएंगे। पहले 1 जो आपको लगता है सबसे बेहतर आपके लिए है वो आप पेश करेंगे, ज्यूरी बताएगी कि एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। फिर सेकंड, फिर थर्ड, अगर फर्स्ट हो गया तो बस बात होगी। आपको वहां पता चलेगा 23, 24, 25, 26 को। 15 को पता नहीं चलेगा। 15 को सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आपका शेड्यूल बनाया जा सके। सर ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट का भी बता दें जरा, उसमें कोडिंग वाला काम होगा या नहीं? डेफिनेटली भाई, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट में कोडिंग क्यों नहीं होगी? अगर एक नॉर्मल बच्चा 300 घंटे कोडिंग करता है, तो रिसर्च बेस्ड वाले की तकरीबन 140, 150 आवर्स कोडिंग होनी चाहिए, और कोई ना कोई वर्किंग प्रोटोटाइप होना चाहिए। सब में 2 मेंबर अलाउ होता है। सिटी कैंपस, हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन जब एक डोमेन में सोच लिया है तो उसी डोमेन में काम करें। वो देखा जाता है, वो कोई ना कोई फीचर्स ऐड करवा दिए जाते हैं मुकद्दस। भाई ताहा साहब, यही तो जवाब दिया था मैंने कि कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई निकल ली होती है लीनियंसी तो फिर कर देते हैं, अदरवाइज वेब बेस बोल देते हैं। तो वेब एडमिन पैनल के लिए वेब बेस होनी चाहिए ना यार, डेटा एंट्री के लिए वेब बेस होनी चाहिए। कशफ, अगर आपका ऐसा केस है तो हमारे पास हर जूरी में सिर्फ एक ही बंदा नहीं होता, हर तरह के लोग बैठे होते हैं। मैं 4-5 डोमेन में देख सकता हूँ, ठीक है जी, सबकी सिटी में होगी, नॉर्थ वालों की भी। यार उसामा, अभी जवाब तो दिया है मैंने। साल का होता है आशिर। हाँ, देखिए अगर आपका थर्ड प्रोजेक्ट भी अप्रूव होता है तब भी आपको 10 में से 10 मिल सकते हैं। आपका आइडिया कितना इनोवेटिव है, आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं, कितने अच्छा लग रहा है ज्यूरी को, इसके 10 में से नंबर है। सबकी सिटी में इवैल्यूएशन होगी, सिर्फ मीटिंग जो है वो नॉर्थ की नॉर्थ में होती है,
और मेन की सिटी में होती है। रिकॉर्डिंग देख लेना शराफत से। सैंपल प्रपोजल 10 दिन पहले ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है मुबशिर। ज्यूरी मैं बताता हूँ, एडवाइजर इंडस्ट्री के आते हैं, वो भी हम ही बताते हैं। नहीं मुझे आदत है सुमेर, आप मुझे जानते ही नहीं है, आप मुझे जान जाएंगे इंशाल्लाह फॉल में। जी मुजम्मिल भाई, नॉर्थ कैंपस वाले भी सिटी कैंपस जाएंगे। मैं रास्ता बता दूंगा। मतलब सबसे आसान बात यह है कि एक जगह पे होता है, हाँ वो ब्लैंक छोड़ दें, मलिया वो ब्लैंक छोड़ दें, और बाकी सब बिल सुन लें कि एफआईबी के प्रपोजल में एक सेक्शन ज्यूरी का भी है, वो ब्लैंक छोड़ दें, ज्यूरी खुद फिल करेगी उसे। ये रिकॉर्डिंग ग्रुप पे अपलोड होगी, बिल्कुल ग्रुप पे अपलोड होगी मेरे चैनल पे, उसके बाद व्यूज बढ़ेंगे इसके। सिटी इज बेटर देन मैन। जज़ाकल्लाह। आप बिल्कुल ले सकते हैं मुझसे गाइडेंस, आप एआई में भी ले सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी ले सकते हैं, कोई और पर्सनल मटेरियल तो उसमें भी ले सकते हैं, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर। क्या कह रहे हैं, और कोई सवाल है? मैं बेटा मैनेज कर रहा हूँ, मैं किसी भी जूरी में नहीं होऊंगा। या जीरक पूछे। जो छोड़ना चाहे मीटिंग छोड़ सकते हैं। हाँ एआई में भी आ सकता है, मशीन लर्निंग का अगर है तो मशीन लर्निंग में। एआई की सब फील्ड है मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग का अगर स्पेसिफिकली है जुबैर तो मशीन लर्निंग में डाल दें। बेटा रिसर्च बेस्ड जो है वो आप खुद नहीं करें, आप किसी ज्यूरी अगर आपको कांटेक्ट करती है तो आप कर लें। आप खुद से कोई रिसर्च बेस्ड लेके आएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली आप चूंकि इतना एडवांस नहीं समझते इस चीजों को अभी जिस लेवल पे हैं, तो वो रिजेक्ट होने के चांसेस। हाँ किसी ज्यूरी के साथ कांटेक्ट करें पहले से, और फिर उनसे बात करें कि मैं आपके साथ रिसर्च बेस्ड करना चाह रही हूँ, तो फिर आप मुझे बता दें थोड़ा सा। बेटा आइडियाज के बारे में बेहतर ये है कि ज्यूरी से पूछें, डिफरेंट फैकल्टी से, मुझसे ना पूछें, क्योंकि मैं ना एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना रिजेक्ट कर रहा हूँ। जीरक ये मेरी डोमेन नहीं है, इसके लिए फिर आपको उस वक्त परमिशन चाहिए होगी, मिल जाती है तो वो अलग बात है, नहीं मिलती तो वो अलग बात है। यूनिवर्सिटी के 4 साल में आपको कंट्री के अंदर होना है। वो डिपेंड करता है अब्दुल्ला। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम माज। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अहमद अभी नहीं कर रहा बेटा, शाम तक कर दूंगा। सारी फैकल्टी मेंबर जूरी में होता है। बिल्कुल कर सकते हैं। सैयद रजा बिल्कुल कर सकते हैं। बेटा ये तहा इसलिए है कि आप मेहनत करें, मेहनत इसको ना लाइटली ना लें, इसको लाइटली ना लें, बस ये इसलिए, और कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि हम चीजों को लाइटली ना लें। भाई 2 छुट्टियां अलाउ हैं, आप जा सकते हैं बाहर। डेफिनेटली अगर कैंपस में आना है तो वैक्सीनेशन अब तो वाजिब है, ठीक है। और वैसे भी अब तो वैसे भी फर्ज है, अब तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया है ना, ठीक है। चले उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। प्रोडक्ट में लगा दें हार्डवेयर को। हाँ कर सकते हैं रजा, अभी तो जवाब दिया, तुम लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। हाँ रिकॉर्डिंग देखें बुरेर भाई, रिकॉर्डिंग पहले कन्वर्ट होगी उसमें 1 घंटा लगेगा, फिर अपलोड होगी उसमें 2 घंटे लगेंगे, तो इंशाल्लाह रात तक ना मैं शेयर कर दूंगा। ये डिपेंड करता है जुबैर, उस वक्त ना उस वक्त झील क्या सोच रही है आपके बारे में, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, समझ रहे हैं। बेटा आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, उस वक्त देख लेंगे, इस तरह के कोई मामला होते हैं तो। हमारे पास
बिल्कुल होती है गुंजाइश चीज़ों की, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ बेटा, मैं सारी चीज़ें, नॉर्थ में मीटिंग होती है सैटरडे को एडवाइजर्स के साथ आपकी एफवाईपी की, हर 15 दिन में, और मैं भी मौजूद होता हूँ वहाँ पर। और इंशाल्लाह अगर मामला सही रहे तो मैं नॉर्थ में वेडनेसडे को भी आया करूँगा। तो जो भी आपके मामला होंगे आप मुझसे नॉर्थ में वेडनेसडे और सैटरडे को डिस्कस कर सकते हैं। मेन कैंपस वाले तो मुझे जानते ही हैं, ठीक है, तो उनका तो मसला नहीं है। नहीं, सैटरडे को होती है नॉर्थ कैंपस की और मंडे को होती है मेन कैंपस की 6 से 9। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है मलिया। अगर यूनिवर्सिटी खुली होगी तो जो ट्रांसपोर्ट आपको मिलती है वो तो मिलेगी। सिटी कैंपस है 6 से 9 शाम में, मेन कैंपस वालों का। ऑप्शनल है भाई, आपकी मर्जी, आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करना चाह रहे हैं आप कर लें। सुबैर, मेरी डोमेन ना बड़ी अब लिमिटेड हो गई है, मैं तो अब कुछ बता ही नहीं पा रहा लोगों को, कि मुझसे बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। बेहतर ये है कि किसी और फैकल्टी मेंबर से कांटेक्ट करें, ईमेल पे कांटेक्ट करें। नहीं अब्दुल्ला, मेन कैंपस वालों की मीटिंग मंडे के मंडे होती है 15 दिन में, और 6 से 9 होती है, तो कोई इसमें लीनियंसी नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कैंपस अलग है, मेन कैंपस अलग है। हाँ बिल्कुल बुरैर, बात करें अपनी ज्यूरी को, बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं। और कोई सवाल? चलिए जी, उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज पे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। मैं अपना नंबर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं यार, जैसे यूनिवर्सिटी में आते हो वैसे आ जाना। ये डिपेंड करता है हमजा, अगर कोविड खत्म हो गया तो हम पूरे 3 घंटे के लिए बुलाते थे, लेकिन कोविड 19 में हम स्पेसिफिक टाइम के लिए बुलाते थे। आपके एडवाइजर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप, हर एडवाइजर ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई ये हमजा तनवीर वाला ग्रुप 6:20 से लेकर 6:40 तक आ जाए, ये वाला ग्रुप 6:40 से लेकर 7 बजे तक आ जाए। इस तरह से होता है कोविड में, लेकिन उससे पहले जो है वो 3 घंटे के लिए बुलाते थे। हाँ बेटा, इंशाल्लाह आप कांटेक्ट में नहीं भी रहेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। चलें, हाँ बिल्कुल, रात तक हो जाएगी। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।